चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों। और आज हमारा आंसर राइटिंग का इथिक्स का 2027 पेज का क्लास होने वाला है और बहुत ही शानदार क्लास है। इथिक्स में जो आपको होमवर्क दिया गया था, जो पढ़ने के लिए जो वीडियो आपको दिए ऐसा पढ़ के आए होंगे। और आज जो क्वेश्चन होंगे ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। जो नया ट्रेंड है, जो न्यूज़पेपर में अभी इथिक्स का भी चर्चा में रहा है पिछले महीनों में, वो क्वेश्चन हमने ज्यादातर लिया है। आपने बुक पढ़ी, कंटेंट पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि किताब से हुबहू ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से हमने नए क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। इससे फायदा क्या होगा? आप जो बेसिक कंटेंट आपने सब, अब आपकी माथा पची होगी दिमाग की। मतलब खूब आप दिमाग लगाओ कि यार ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करें इन चीजों को। रियल वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन हम लाइव क्लास में कर लेंगे और 5 क्वेश्चन मॉडल आंसर आपको घर के लिए दूंगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, तो अपना एक रिच कंटेंट तैयार हो जाएगा और इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर लोगे। ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, ईमानदारी से अपने आंसर लिखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो आशा करता हूं आपने जरूर मतलब किया होगा। वॉइस कट रही है क्या? वॉइस तो ठीक ही होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सबकी दिक्कत आ रही है क्या वॉइस में? चलो देख लेंगे। चलो वॉइस अभी चेक करना, थोड़ा सा चेंज किया है। अपना होमवर्क यदि आप कर रहे हो ना टाइम पे, देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको डेली करनी पड़ेगी ना। जैसे ये डेली का जो आपका शेड्यूल है ना, इसको मिस मत करना। डेली वाले में एक तो आगे 2 घंटे आपको डेली अब करंट अफेयर को देने हैं, ताकि आपका प्री प्लस मेंस दोनों हो जाए। करंट अफेयर में पीआईबी भी आपको देखनी है, डेली न्यूज़पेपर भी आप आर्टिकल उसके देख सकते हो। साथ में 5 पेज मंथली मैगजीन के डेली पढ़ोगे। करंट अफेयर का इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ना कोई आगे जाके 365 पढ़नी है, ना और कुछ पढ़ना है। डेली ये काम करना है और इनके नोट्स बनाने हैं आपको। ये काम आपका खुद का है, कोई दूसरा करवाएगा नहीं आपको। और प्री प्लस मेंस ही ये आप पढ़ोगे, मतलब अलग से नहीं पढ़ोगे। एक तो डेली आपका ये काम होना चाहिए। हो सकता है शुरू में आपको 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग जाए, लेकिन 2 घंटे के आसपास वो एडजस्ट हो जाएगा डेली में। और क्या है, जैसे अपना जो शेड्यूल है, जीएस के चारों पेपर प्लस एसए का पेपर है, अपना शेड्यूल है, इसको आपको 4-5 घंटे अभी डेली देने पड़ेंगे। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, नो एक्सक्यूजेस। यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। समझ में आता नहीं आता, वीडियो नहीं देखा, बिगनर हूँ। 2027 की एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो आप क्या बिगनर हो? 1 साल बचा आपके पास, ये आपको करना पड़ेगा। प्लस आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। यानी कुल मिला के डेली 10-12 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। आराम से टाइम देकर लिखो। मैं आज आपको 8 मिनट दूंगा। वैसे नॉर्मली आइडियली 7 मिनट मिलती है एक क्वेश्चन में, मैं आपको 8 मिनट दूंगा लिखने के लिए। अब देखो टाइमर स्टार्ट होगा। आप लोग क्वेश्चन मत लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखने के चक्कर में टाइम खराब करते हैं। क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दो एक बार, थोड़ी सुन लो गाइडलाइन क्या है। कि आपकी कॉपी है आपके पास, ऐसी यूपीसी वाली कॉपी में लिखना। कुछ लोग लाइन वाली में लिखेंगे, चलो आज नहीं है तो लिख लो लाइन में, लेकिन उसमें उसमें मत लिखना आगे से। प्रॉपर यूपीसी कॉपी यूज करना है, ये जो आपको फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है? तो पहले 3-4-5 लाइन छोड़ दो खाली। आफ्टर क्लास क्वेश्चन लिख लेना उसमें, और बाद में पीडीएफ बना के भेज देना। अभी क्वेश्चन तो सामने है, क्वेश्चन मत लिखो, आंसर शुरू कर दो तुरंत ही ना, ठीक है? क्वेश्चन बाद में लिख लेना क्लास के। और जैसे ही आप लोग 8 मिनट में लिख लोगे, टाइमर खत्म होगा, हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट आने चाहिए थे। इंट्रो में क्या आना चाहिए था, बॉडी पार्ट में क्या है, कंक्लूजन में क्या है। आप सामने ही है ना, मेरे सामने बैठ के पेन लेके, लाल पेन रखा करो, बैठ के चेक करो कि आपका इंट्रो खराब है, अच्छा है या मीडियम है, बॉडी पार्ट में डाइवर्सिटी कम है या इतने पॉइंट आने चाहिए, इतनी थी, मेरी फॉर्मेटिंग कैसी है। और निष्कर्ष सामने ही चेक करो, मेरे हाथों हाथ ही चेक होगा। तो ये जो चेक होगा ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे आप ना 50,000 लाख रुपए की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आप ये काम अभी मेरे साथ करोगे ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लिख के देता हूँ इस बात को। मैंने भी पूरी आंसर राइटिंग ऐसी सीखी है, आपकी तरह सीखी है। पहले जैसे यूट्यूब पर मुनाल सर वीडियो लाते थे आंसर राइटिंग के, वीडियो चलाया, खुद देखा। जैसे किसी टॉपर की कॉपी उठा ली, खुद क्वेश्चन देखा, खुद लिखा। ऐसे ही सीखा पूरा आंसर राइटिंग। जो मैंने भी 30-30 हजार रुपए टेस्ट सीरीजों के दिए ना, वो मेरे किसी काम के नहीं है। कभी लिखा ही नहीं, आधा 5 पेपर लिखे, बाकी पूरी के पूरे पैसे बर्बाद हो गए। एक एक बार नहीं, 3-3 बार बर्बाद हो गए। आप भी करके देख लेना। किसी को 30-40 हजार रुपये आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, साल भर वाली 5 टेस्ट लिखोगे, उसके बाद में मनी नहीं गिरेगा लिखने का। क्योंकि कॉपी चेक होके आएगी 15 दिनों में। यहाँ आपका मेंटर सामने चेक करवा रहा है, आप मुझे भेजोगे, फिर मैं ऑडियो फीडबैक कल तक दे दूंगा। और उसमें भी जल्दबाजी मत करना, मेरी कॉपी क्यों नहीं आई। आराम से मिल जाएगा। इतने बच्चे हैं, 500-700 बच्चे हैं इस बैच में। अब 700 के लगभग बच्चों का एडमिशन हो गया इसमें। और ये बच्चे जाएंगे 1500-2000 के आसपास बच्चे एडमिशन लेंगे इसमें। तो सबकी कॉपी ये तो होगा नहीं, मैं अभी तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई मिलेगा कल शाम तक आराम से। आपको बीच में 2 दिन का गैप क्यों दिया गया है? ताकि मैं भी आपके आंसर रिव्यू कर पाऊँ, आप भी अपनी पढ़ाई करो, है ना?
थोड़ा सा गाइडलाइन को फॉलो करना। चलो लिखो, शुरू कर दो अब लिखना। काफी है। हाँ, कुछ कुछ बच्चों के अभी विचार नहीं आएंगे, कुछ बच्चे एक लाइन लिखेंगे, कुछ 5 लिखेंगे। अच्छी बात है, 2 लाइन भी लिखी तो अच्छी बात है। और एक दिन में सब थोड़ी आ जाएंगे, अभी बहुत रिविजन करना पड़ेगा, बहुत लिखना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। अभी आप चैट में कोई भी कमेंट कर रहे हो ना, तो सिर्फ क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट से करना, फालतू के क्वेश्चन मत करना। प्री में क्या पढ़े, मेंस में क्या पढ़े, ये नहीं हो रहा, वो बाद में कर लेना, अभी फोकस करो आंसर राइटिंग पे। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन देखना, क्या क्या लिखना था इस पर, कि राजनीति में नैतिकता के शरण के मूल कारणों की व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन जीएस का नहीं, वो उसका नहीं है, मतलब पेपर 2 का नहीं है, इथिक्स का है। तो राजनीति में नैतिकता, इथिक्स का, इथिक्स से जैसे इंग्लिश वर्ड ऐसे लिखता है यूपीसी, अपने को इंग्लिश का ध्यान रखना है कि नीति शास्त्र भी हो सकता है, मोरालिटी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इथिक्स को ध्यान में रखना है कि इथिक्स पूछा है। जैसे जो इथिक्स के आयाम पढ़े हमने, राजनीति में ये टॉपिक भी पढ़ा आपने, आपकी किताब में भी टॉपिक है। तो नैतिकता या नीतिशास्त्र कई बार सामान्य दृष्टिकोण से एक ही लिख दिया जाता है, तो राजनीति में आजकल जो इथिक्स का हास हुआ है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। मूल कारणों की व्याख्या करनी है, कौन से इसके रीजन है और इसके प्रभावों का बताइए, इसके क्या इंपैक्ट हो रहे हैं वो बताना है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन आया भी नहीं है शायद अभी तक, क्वेश्चन या तो पुराने समय में आया होगा, बाकी अभी तक ये नए क्वेश्चन आया नहीं है। और ये डेली केस आते हैं, जैसे राजनीति में जो नैतिकता वाले मामले हैं, कभी किसी की मतलब सदस्यता रद्द कर दी जाती है, या किसी पार्टी चेंज कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं। अभी जो राघव चड्ढा वाला मामला था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है या तो इस साल 26 में या 27 में। इथिक्स का, राजनीति में इथिक्स का जो क्वेश्चन है वो पक्का आएगा। तो कौन कौन से मुद्दे हैं, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। अपराधीकरण का मुद्दा है, बाहुबल का मुद्दा है, दल बदल का मुद्दा है, किसी की जानबूझ के सदस्यता रद्द करा देना है, किसी पार्टी पे जानबूझ के कोई संस्थागत जो चीजें उनका इस्तेमाल करना है, इसमें फंडिंग का मुद्दा है ना, ऐसे ऐसे करके मतलब ये क्वेश्चन आपके परेशान करेगा आपको। तो बहुत सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक कंटेंट आपने किताब में पढ़ा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी कि अ, राजनीति में इथिक्स क्या होता है, कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो करंट हैपनिंग जो हो रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं हमने 9 पॉइंट लिखे हैं, वो तो सब अब मैं देख लूंगा कितने पॉइंट लिखे हैं। देखो, एक मेंटर को आपके बारे में तभी पता चलता है जब आप अपने मेंटर को आंसर लिख के दिखाते हो। आप अच्छा लिखते हो, बुरा लिखते हो, आप में क्या क्या काबिलियत है। भाई मुझे कैसा पता चलता है कि हरिंद्र बहुत बढ़िया लिखता है, मुझे कैसा पता चलता है कि हर्षित बढ़िया लिखता है। तभी तो पता चलेगा ना कि लिख के दिखा। जैसे हरिंद्र इस बैच में है, तो हरिंद्र ने पिछले 2 साल से मुझे आंसर दिखा रहा है, वो टेलीग्राम चैट आईडी पर भेज रहा है, वो पहले से जुड़ा हुआ है ना। तो आपके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, आप अपने एफर्ट लगाओगे तभी पता चलेगा ना। आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे तो मुझे क्या पता चलेगा आप क्या करते हो। और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2027 या 28 में जो हिंदी मीडियम के आप टॉपर होंगे वो अपने बेस से होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना बढ़िया लिखते हैं बच्चे, मुझे विश्वास है कि वो बच्चे निकलेंगे यहाँ से। और वो रैंक मतलब क्या रैंक लाएंगे मतलब। बस मुझे एक ही डर लगता है, पिछले 3 साल से आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, कितने टॉपरों को यहाँ पे देखा है, लेकिन एक ही डर था, वो प्री फेल होना, सी सेट पास नहीं करना। यदि मुझे सी सेट आता तो मैं पढ़ा देता आपको, मुझे आता नहीं है, मैं जो करा सकता था करा दिया मैंने। जीएस 1 में बच्चों के इस साल स्कोर देखो, 90 95 100 स्कोर आया अपने जीएस 1, लेकिन सी सेट फेल कर गए। अब बस ये जो टॉपर है उन बच्चों की एक ही समस्या है, सी सेट फेल कर रहे हैं। आप एक, मैं तो एक ही बोलता हूँ, ए पेपर संभाल लेना, सी सेट संभाल लेना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दिक्कत तो यहाँ पे है बस। पिछले 3 साल में लगभग 10,000 बच्चे यहाँ पे आंसर राइटिंग सीख के गए हैं। वो 10,000 बच्चों की आंसर राइटिंग कब काम आएगी। फिर बच्चे मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि सर आपकी मेंटरशिप से एक भी सिलेक्शन नहीं दिखता है। क्या करूं। अब मैं झूठे तो छाप नहीं सकता भाई, मैं कहीं से 20 पकड़ के ले आऊं कि ये मेरे से सिलेक्शन है। अब नहीं हो रहा तो कहाँ से छापूं मैं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। आप लोग कराओ। चलिए, ठीक है, तो इसमें इंट्रो में क्या लिखना है। हालांकि लास्ट ईयर जो हमने फ्री मेंटरशिप चलाया था उसमें से 6 या 7 बच्चों का फाइनल हुआ था, मतलब जो लास्ट ईयर है ना, प्री के बाद में हमने चलाया था 2.5 3 महीने का, उसमें आंसर राइटिंग खूब टेस्ट वगैरह लिए, पर्सनली चेक करना, तो उनसे 6 या 7 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ था, उस बेस से जो इंटरव्यू के साथ दोनों में जड़े हुए थे मेंस में। लेकिन जो ये बेच चलते हैं ना, उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे हैं, जिनको आंसर राइटिंग जिसमें ज्यादा बच्चे सीख रहे हैं वो। हालांकि पीसीएस में तो उनका रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों का, मतलब अभी उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट आया, यूपीसीएस का कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर हो गया फाइनली। बट यूपीसी में अभी इनमें से कोई प्री धमाल बचा नहीं रहा है, वक्त लगेगा लेकिन अच्छा होगा फिर। ओके, तो इंट्रो में क्या लिखना है। इंट्रो में ये चीज ही समझानी है कि राजनीति में नैतिकता का क्या मतलब है, इथिक्स इन पॉलिटी या पॉलिटिक्स।
इसका मतलब क्या है? राजनीति में नैतिकता का मतलब क्या होता है? राजनीति में नैतिकता को ही आपको समझाना है। एक तो ये मुद्दा है राजनीति में नैतिकता, इसको आपने समझाया, बहुत सारे बच्चों ने चेक किया होगा और 3 से 4 लाइन में इसको समझाया होगा आपने। तो राजनीति में नैतिकता से तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे मुद्दे इसमें, कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो, जो राजनीतिक दल है वो भी अपनी मर्यादा रखें, अपने कोड ऑफ इथिक्स उनके बने होते हैं उनका पालन करें, जो सदस्य बन जाते हैं वो पालन करें, फंडिंग का भी इसमें कोई धांधली नहीं हो, है ना। या कई कई बार क्या करते हैं वो क्राउड कैपिटलिज्म करने लगते हैं, मतलब पॉलिटिशियन अक्सर जो पूंजीपति होते हैं उनके साथ काम करने लगते हैं, या अपराधियों बाहुबलियों के साथ काम करने लगते हैं, तो आमजन का जो विश्वास है वो कम होने लगता है, या आमजन की जो गवर्नेंस के मुद्दे वो प्रभावित होने लगते हैं। और अभी जैसे सोशल मीडिया पे आप लोगों को बाहर निकल भी रहा है, आज की जनता बहुत जागरूक है, मतलब अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आप को प्रेजेंट भी करते हो, कभी ट्विटर कैंपेन चलाते हो, कभी इंस्टाग्राम पे जाते हो। तो ये है मतलब मुद्दा। तो इंट्रो के अंदर आपने बेसिक क्या लिखा, राजनीति में नैतिकता से क्या तात्पर्य है, जो आपकी किताब में भी परिभाषा लिखी है वो आपने लिखा, ठीक है। दूसरा इंट्रो कैसे लिखे, चलो ये तो एक ही प्रकार का इंट्रो गया। दूसरा, यदि आपके पास कोई करंट है, मतलब कोई डेटा है, कि करंट डेटा है कि जिसमें राजनीति में इथिक्स की बातें की गई है, भाई क्या क्या कोई डेटा निकल के आए, डेटा यूज करो, कोई डेटा कोई रिपोर्ट यूज करो, ये भी एक अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या तो आपने बेसिक कंटेंट लिखा कि राजनीति में नैतिकता का मतलब क्या है, या आपने कोई रिपोर्ट के माध्यम से कोई डेटा के माध्यम से अपना 3-4 लाइन में इंट्रो लिखा। अब आप अपना इंट्रो चेक करो कि आपने किस दृष्टिकोण से इंट्रो लिखा। एक तो ये हो सकता है कि आपसे इंट्रो लिखा ही नहीं गया, आप सब कुछ कर लेते हो, मेन पार्ट लिख लेते हो, निष्कर्ष कर लेते हो, लेकिन इंट्रो नहीं लिखा जाता आपसे। ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं, सर मेरे से इंट्रो नहीं लिखा जाता, इंट्रो एक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में इंट्रो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंट्रो कोई सिद्धांत नहीं है पहले से ही। भूमिका बांधनी पड़ती है जब शुरुआत करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, जैसे आप पहली बार मेरे से मिले हो तो मैं सीधा कोई बात करने लग जाऊंगा, या थोड़ी बहुत हालचाल पूछूंगा आपका, क्या हालचाल है, कहाँ पढ़े हो, क्या चल रहा है ना, ऐसे मीडियम क्या है, ऑप्शनल क्या है, ऐसे बात करते हैं ना, तो वो भूमिका है आपसे बात करने की है ना, बाद में आपसे आपको सजेशन दिया जाएगा। वैसे क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट कूद नहीं पड़ते अपन, कि सीधा बताने लग गए कि क्या कारण है, शुरू में इंट्रो में लिख दिया कि कारण बताइए। भूमिका का मतलब होता है थोड़ी एग्जामिनर से दोस्ती करते हैं, क्वेश्चन से दोस्ती करते हैं, 2-3 लाइन में अपनी बात कहते हैं, तब तक माइंड में विचार आएंगे बॉडी पार्ट के, वो लिख देंगे। मतलब क्वेश्चन के जो बॉडी पार्ट है उसके विचार आने लगते हैं जब आप 2-3 लाइन इंट्रो लिखते हो, तो आराम से हो जाता है वो। तो अब आपने इंट्रो चेक कर सकते हो, इंट्रो कोई बहुत ज्यादा कोई धुरंधर नहीं होता, नॉर्मली इफेक्टिव लिख सकते हैं। इफेक्टिव बनाने के तरीके होते हैं, टू दी पॉइंट लिखो, फालतू की बकवास मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, टू दी पॉइंट लिख दो बस। और कई तो क्वेश्चन को रिपीट करने लगते हैं, क्वेश्चन को रिपीट मत करो, विचारों को रिपीट मत करना। डेफिनेशन, करंट, रिपोर्ट, डेटा, कुछ से भी शुरू करो। कर लिया सभी ने चेक अपना इंट्रो, हो गया अपना इंट्रो चेक, तो वहां लिख दो वेरी गुड है इंट्रो, या तो अच्छा लिखा तो वेरी गुड है, या लिखा तो इसमें लिखना सुधार किस, सुधार करना है, क्या करना है आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं भी अपना कलेक्शन करने लग जाऊं, करंट का डेटा वेटा इनका कलेक्शन करने लग जाऊं। और अगले 10 साल 10 महीने में तो कर ही लोगे ना, 10 या 15 महीने में तो कर लोगे ना डेटा कलेक्शन, तो अच्छे इंट्रो होने लग जाएंगे। बस आपको एहसास हो जाना चाहिए कि मेरा इंट्रो बढ़िया कैसे करना है मुझे, ठीक है। अब है मूल कारण, सीधा हो इस पे, कि राजनीति में नैतिकता, राजनीति में नैतिकता के शरण के मूल कारण, ये हेडिंग डालनी है। ये जो है ना क्वेश्चन की डिमांड को हेडिंग बना दो। अब प्रॉपर हेडिंग लिखी उसको बॉक्स में फिट कर देना ब्लैक पेन से आराम से, कि राजनीति में नैतिकता के शरण के कारण, शरण के मूल कारण लिख दो या कारण लिख दो, क्या कारण। अब इसमें 8 पॉइंट चिपका दो, यहाँ पे 7-8 पॉइंट, कि राजनीति में नैतिकता के शरण के कारण। ये मैंने हेडिंग लगानी, हेडिंग चिपकाया करो, एग्जामिनर को स्पष्ट दिखना चाहिए। जितना आप एग्जामिनर को परेशान करोगे क्वेश्चन की वो आंसर की अप्रोच ढूंढने में, उतना ही आपको नुकसान है। तो प्रॉपर हेडिंग लगा के उसको ब्लैक बॉक्स में फिट कर दो, या ब्लू पेन से बॉक्स बना दो। प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है अपने को, 4 लाइन का इंट्रो, अब प्रॉपर हेडिंग लगाई, फॉर्मेटिंग, अब हम पॉइंट फॉर्म में उसको लिखते चले जाएंगे। ये कारण है, दूसरा कारण है, तीसरा कारण है, चौथा कारण है, 5-6 कारण, 7 कारण, 8 कारण, जो भी लिखने हैं। और इसकी एक सेकंड डिमांड है, इसकी क्या प्रभाव है, सेकंड डिमांड ये है, 150 वर्ड में आप प्रभाव भी लिखने हैं, तो प्रभाव में भी कम से कम 2-3-4-5 पॉइंट आपको दिखाने हैं, वो आपको बताने हैं। अब विचार जो होंगे वो आपके सबके अलग अलग होंगे, विचार आपके अलग अलग कैसे होंगे, विविधता कैसे होगी विचारों में, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, किसी ने किसी अलग टीचर से पढ़ा है, किसी ने कोई किताब पढ़ी है, किसी ने आर्टिकल पढ़ा है कोई न्यूज़पेपर का, है ना, किसी ने अपनी वाली किताब पढ़ी है। तो विचार यहाँ पे अलग अलग आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड सेम होगी। विचारों में, एग्जाम्पल्स में विविधता दिखेगी यहाँ पे, 1000 बच्चे तो 1000 मॉडल आंसर होंगे वहां पे, 1000 विचार होंगे उनके, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आप लिखोगे। तो 5-6 पॉइंट लिखो शुरू में, हो सकता है जोर आएगा, आज 8 लिखने में दिक्कत आएगी आपको, 4-5 लिखो एक बार पॉइंट, 4 को बढ़ा लेंगे, 8 कर लेंगे, 8 को 10 कर लेंगे एक दिन। बूंद बूंद से गड़ा भरेगा, सतत रूप से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
राजनीति में नैतिकता के शरण के मूल कारणों की व्याख्या करो। तो मूल कारण कौन से हैं? राजनीति में नैतिकता की जो गिरावट आ रही है उसके कौन कौन से कारण हैं, उनकी व्याख्या करो अब, और सबसे बड़े कारण को सबसे ऊपर रखो। तो क्या है राजनीति में? सबसे एक तो वही है सत्ता का लालच। भाई इथिक्स में क्या है, इथिक्स में पढ़ते हैं ना कि ग्रीडी होने लगता है, तो वहां पे सार्वजनिक हित कम होने लगते हैं। तो आपने सबसे ऊपर लिखा कि सत्ता का लालच, मतलब सत्ता को ही सब कुछ मान लेते हैं, या जो पावर सत्ता है, पावर गेम को ही सब कुछ वो मानने लगते हैं, या उनको लगता है ये पावर मुझे मिला है। जो कलेक्टिव जनता ने पावर दिया है वो व्यक्ति को नहीं दिया, एक संस्था को पावर दिया है, लोगों की भलाई के लिए दिया है। तो कई बार गलत फहमी हो जाती है उनको। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये धनबल बाहुबल जो है ना उसका सहयोग ले लगता, धनबल और बाहुबल का राजनीति में घुसपैठ, तो ये भी आम जनता को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जातिवाद वाले मुद्दे होते हैं, उसके कारण भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, है ना, ये भी तो इथिक्स को डाउन करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे जो जो पॉइंट याद आ रहे हैं एट ए टाइम में वो लिख रहा हूँ। अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन की हेडिंग देखी, अब मॉडल आंसर में हो सकता है अलग हो, हालांकि मॉडल आंसर आज बनाया सुबह ही, लेकिन सही बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है कि उस मॉडल आंसर में मैंने क्या लिखा था। मेहनत खूब करके आए वो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपके सामने खड़ा होकर मुझे तो ये पॉइंट याद आ रहे हैं, मुझे वो जो मॉडल आंसर में क्या लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी देखेंगे शायद वो अलग ही होगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपके साथ माइंड मैप, ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पॉइंट निकाल पाए। तो देखो ये पॉइंट याद आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा राजनीति में नैतिकवाद के शरण के मूल कारणों में और क्या है, जैसे ये ना सत्ता का पावर, इसी के कारण तो वो दल बदल करते हैं। जैसे अभी राघव चड्डा वाला ये केस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। अभी जैसे तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारी जगह ईवीएम का वो जलाया जा रहा है। धनबल बाहुल में क्या है, तभी तो वो अपनी सत्ता का वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, धनबल से आएगा, जो पॉलिटिशियन है। इसके अलावा और भी है, इसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म भी लिख सकते हो, क्रोनी पूंजीवाद बोलते हैं उसको। देखो अभी एक अच्छा वर्ड आ रहा है, क्रोनी पूंजीवाद। क्रोनी पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, पहले जो पूंजीपति होते हैं पहले इनको जीतने में सहयोग करते हैं, पैसा लगाते हैं, जीतने के बाद में वो उनका सहयोग करता है, तो ये गेम चलता रहता है पूरा, दूसरों का चलता रहता है। अपने सब वो टेंडर वेंडर पास कराते रहते हैं, आम जनता गई भाड़ में फिर उनके लिए। आम जनता का कोई नहीं है, तभी तो ये पुल गिरते हैं, सड़कें बेकार सी बनी हुई है, कोई मतलब नहीं है उनको। दो चार लोग ही मतलब खड़े होते हैं देश में फिर। बात समझ रहे हो ना, कितने पॉइंट याद आ रहे हैं? और भी बहुत सारे होंगे, 7 8 10 पॉइंट लिख दो ना, एग्जाम्पल के साथ लिख दो। ठीक है, और प्रभाव में क्या लिखोगे? प्रभाव में तो फिर बहुत सारे हैं। अब इथिक्स, पॉलिटी में इथिक्स नहीं हो तो क्या होगा फिर? सार्वजनिक हितों को नुकसान होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा, अपराधीकरण बढ़ेगा, गवर्नेंस पीछे हट जाएगा, बहुत सारे पॉइंट है। 20 पॉइंट लिख देंगे अपन बोल बोल के, फिर उसमें एग्जाम्पल भी ठोक देंगे साथ में। हाँ सत्यम कुरे, ये आपने अच्छा पॉइंट लिखा कि क्या राघव चड्डाकार इनका नाम लिखना सही होगा? हाँ बचना चाहिए थोड़ा सा नाम लिखने से, लेकिन कई कई ऐसे नाम है, जैसे अभी जो कॉमेडी वाला केस है उसमें तो वो केस लिख सकते हो। या आपने कभी ऐसा कोई केस लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि उसकी डिमांड है कि आपको कोई नाम यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली मत करना, जैसे किसी का कोई केस पेंडिंग है कहीं जुडिशरी में, इनमें इन्होंने तो चेंज ही कर लिया ना, साहब बोल ही दिया ना, पार्टी चेंज ही कर ली। वो तो गलत ही है ना भाई, दल बदल तो गलत ही है ना, चाहे कोई हो, वो तो गलत है, सरासर गलत है वो तो। सरासर लोकतंत्र के साथ या मतलब लूप होल का फायदा उठा के तो कर रहे हैं ना वो लोग, किसी पार्टी को तोड़ना, और वो तो गलत ही है। मतलब तो उसमें आप ऐसे विचार लिखोगे तो उसमें फिर तो मतलब कोई बुराई नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है इस चीज को लिखना। जो चीज सही है, सत्य है, उसको गलत मतलब सत्य को सही लिखना सही होगा मेरे हिसाब से, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसे करके करना है इसको। और लास्ट में निष्कर्ष कैसे लिखोगे? निष्कर्ष को याद रखो, जो भी समस्या है उनका समाधान ढूंढो, कि यहाँ पे निष्कर्ष को हमेशा पॉजिटिव लिखना है, कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय व्यवस्था सही हो, समाज के लिए अच्छा काम हो, वहां पे समानता है, स्वतंत्रता है। तो ये पॉलिटी में कैसे आएगी, मतलब नैतिकता, उसको सही करके निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में याद रखना नेगेटिव बात नहीं करनी है, या दोबारा से कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देने हैं, बस एंड करो उसको, लास्ट में खत्म करो अपनी बात को संक्षेप में। कि आप एग्जामिनर है ना, कभी कभी निष्कर्ष देख के भी आइडिया लगाता है कि आप में कितना दम है। यदि आपने उन 3 4 लाइनों में पॉजिटिव बात लिखी है ना, कि यार हाँ ठीक है, मतलब समस्या है लेकिन उसका समाधान भी है, सब ठीक होगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सबको मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, तभी न्याय होगा, समाज में समानता आएगी, स्वतंत्रता होगी, मूल अधिकार मिलेंगे लोगों को, सस्टेन डेवलपमेंट आएगा। अच्छी चीज बातें अच्छे कीवर्ड के साथ एंड करना है उसको। चलो ये अपनी फॉर्मेटिंग थी कि क्या क्या हमें अपने आइडिया को प्रेजेंट करना था। अब आपका अभी दोबारा से चेक कर सकते हो अपने मॉडल आंसर के साथ, मतलब डबल चेक करेंगे अपन। अब मैंने आपको बोला कि शुरू में 3 या 4 लाइन, शुरू में 3 या 4 लाइन आपको क्या लिखनी है, इंट्रो लिखना है। और इंट्रो कैसा हो सकता है, या तो हो सकता है सामान्य इंट्रो जो कि परिभाषा वाला इंट्रो था, कि हमने आपने परिभाषा लिखी, वो भी ठीक है।
या आपके पास करंट डेटा था। अब चूंकि मैं तो मॉडल आंसर बना के ला रहा हूँ तो रिसर्च तो करके आऊंगा, है ना। तो आपके लिए कंटेंट भी चाहिए ना, आपको वैलिडेशन कंटेंट। तो यहाँ पे फिर लिख दिया कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी 2025 की, उसके अनुसार 45% भारतीय विधायकों पर क्या है, आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये इंट्रो रिपोर्ट क्या बताती है कि पॉलिटी में जो इथिक्स है, मामला गड़बड़ा गया है। हमने केवल एक कॉन्टेक्स्ट लिख के इसकी शुरुआत कर दी, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप सही दिशा में हैं, आपने कॉन्टेक्स्ट सही चुना है। तो ये भी लिख सकते हो, परिभाषा भी लिख सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है। तो आप दोबारा इंट्रो चेक कर लो अपना कि आपने। और जब मैं ये बोलता हूँ कि सुंदर प्रेजेंट करो, सुंदर प्रेजेंट करने का मतलब है प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग। देखो मैंने कैसे लिखा है, अब इसमें सीखना। क्या मैंने यहाँ लिखा है, उत्तर लिखा है मैंने यहाँ, कई बच्चे यहाँ आंसर लिखते हैं, नहीं लिखा कहाँ, मैंने यहाँ स्पेस देके छोड़ के लिखा है, 4 लाइन में लिखा है। तो ये काम मत करना, यहाँ मत करने लग जाना कुछ भी। 3-4 लाइन का इंट्रो, बढ़िया पॉइंट को मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ, एग्जामिनर को दिखाना है भाई कि मेरे पास भी अच्छे पॉइंट है, इनको अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी छोटी मायने हैं, आंसर राइटिंग की छोटी छोटी बारीकियां बहुत मायने रखती है। कई बार लोग अच्छा लिखते हैं लेकिन अंडरलाइन नहीं करके आते, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता। वहां एग्जामिनर कभी भी ऐसे कॉपी चेक नहीं करेगा कि ये पढ़ रहा है, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। वो ना 1 सेकंड लगाएगा इसको पढ़ने में, सट ऐसे 1 सेकंड लगाएगा इसको पढ़ने में, आपका पूरा आंसर वो 30 सेकंड में पढ़ देगा। उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आपके एक एक वर्ड को वो पढ़ना जाएगा। इसका मतलब उसको प्रोवाइड करना हो ना, उसको दिखाना हो अपने वर्ड को, अंडरलाइन कर दो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। और सेकंड बात में देखो, अब जैसे बॉडी पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन के बॉडी पार्ट में देखिए, राजनीति में नैतिकता इथिक्स के शरण के मूल कारण। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मूल कारण है, तो उसी को हमने क्या बनाया, हेडिंग बनाया, मूल हेडिंग बनाया और उसको बॉक्स में फिट कर दिया, एग्जामिनर को दिखा दिया भाई जो आप जानना चाहते हो ना वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, आप बस पेन चलाओ। उनका इजी पेन चलेगा तो नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे कि क्या कारण है राजनीति में नैतिकता के, उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला मैंने इसकी सब हेडिंग बनाई कि एक कुछ व्यवस्थागत कारण है, संरचनात्मक कारण है, और दूसरा कल्चरल वगैरह ऐसे कारण भी हो सकते हैं। तो इसको कई तरीके से बताएंगे, जबकि मैं वहां भी मैं आपको बता रहा था, ये तो मॉडल आंसर है ना भाई, ये तो मैं गूगल सर्च करके कंटेंट दे के, करंट अफेयर की किताबों से देख के उससे बना के लाया हूँ। जो मैं आपको बता रहा था वो था नॉर्मल, कि हाँ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या सोचते हैं कितने पॉइंट याद आने चाहिए, और यहाँ इफेक्टिव वे होगा। और ये पॉइंट देखो मैंने यहाँ नहीं लिखा, इस पॉइंट को मैं चाहता तो यहाँ लिख देता, लेकिन वो गलत तरीका, यहाँ मत लिखना कुछ भी, यहाँ पॉइंट लिख दे रहे हैं 2-3 ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, सीधा लिखना। और नंबरिंग देना, कई बच्चे क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, कई बच्चे पॉइंट लगाते हैं, कई एरो लगाते हैं, ये काम मत करा करो। इसके पीछे रीजन है, आप स्टार लगाओगे, एरो लगाओगे तो एग्जामिनर को पॉइंट गिनने पड़ेंगे कि आपने कितनी डायमेंशन डाली है, 1 डाली है, 2 डाली है, 3 डाली है ना। आप पॉइंट लिखते हो, आपने 8 पॉइंट लिख रखे तो एग्जामिनर देखते पता चल जाएगा आपने 8 डाइवर्सिटी लिखी, कितना अच्छा लिखता है बच्चा, 8 पॉइंट लिख दिए देख लो। एक अभी दूसरे की चेक करा था, उसने 2 पॉइंट लिखे हैं, उसने 3 लिखे, 5 लिखे, इसने 8 लिख दिए, फिर अगला वाला 10 पॉइंट वाला आएगा, क्या बात है 10 पॉइंट लिख दिए उसने। वो एक साइकोलॉजिकल, आप उसको समझ रहे हो ना, मानसिक रूप से आप मजबूर कर रहे हो नंबर देने के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने इस्तेमाल किए, उसकी वजह से फायदा भी मिला है, आप यूज करके देखना। ठीक है, तो पहला हमने लिखा संरचनात्मक और व्यवस्थागत कारण लिखा। उसमें पहला पॉइंट लिखा कि विजेता, वो विजेता ही सब कुछ है, यानी पावर को सब कुछ मान रहा है। उसने ये सोच लिया कि इस सीट पर, इस गद्दी पर मेरा ही राज है, जनता का नहीं है। जबकि रियल में क्या है, जनता है, मतलब हम सब लोग मिलके उनको करते हैं। तो चुनावी प्रणाली जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना, यानी वो ग्रेडी हो रहा है बहुत ज्यादा, वो पॉइंट आ गया। अब ये क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन वाला मोड है, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है एक्सप्लेन वाला मोड है, तो इसमें एग्जांपल्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेन मोड है। दोनों तरीके के मोड होते हैं, कभी कभी 3 लाइन में आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, कभी कभी आएगा कुछ हेडिंग लगा के एग्जांपल दोगे। सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, आपका अलग तरीका है, आपने अलग तरीके से लिखा होगा। ठीक है, जैसे चुनाव में क्या होता है, अत्यधिक लागत होती है, उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दलों के भीतर भी कई बार आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस है या बीजेपी जो पार्टियां होती है, इनके इनको कैसे टिकटें मिलती है, है ना, उसके अंदर भी एक आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। आपने देखा होगा इनके जमीनी स्तर पर चुनाव होते रहते हैं, तो लेकिन वो दिखावा क्या है, मतलब लास्ट में टिकट किनको मिल जाती है आपको ही पता है, जिनके पास पैसा होता है। जो बेचारे 10-15 साल से आम जनता के साथ निचले स्तर पर काम करते रहते हैं, वो हमेशा वही दरिया बिछाते रहते हैं, झंडे लगाते रहते हैं, कुर्सियां लाते लाते रहते हैं, भीड़ लाते रहते हैं उनको टिकट का मौका नहीं मिलता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या, आंतरिक लोकतंत्र का हमारे यहाँ बहुत संकट है। मतलब नाम का ही है, मतलब राजनीतिक दलों के अंदर जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव करने की, सीटों को बंटवारा करने की, वो नामात्र की, सारा का सारा गेम पावर गेम ही रहता है। वहां पे अपराधियों का पावर गेम का ये रहता रहता है। आपने देखा होगा राज्यसभा की सीटें कैसे बांटी जाती है ना।
धीमी न्यायिक प्रक्रिया। अब आपने देखा ये दल बदल के केस होते हैं या बहुत सारे अपराधी वाले मामले होते हैं, अब चलते रहते हैं, 10 15 20 साल तक केस चलते रहते हैं, तब तक तो वो खुद मर जाएगा, कितने साल वो एमएलए एमपी बन के चला जाएगा। तो ये भी एक संकट है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों राजनीति के अंदर नैतिकता का ये बहुत सारे कारक है, न्याय व्यवस्था भी एक कारक है, खुद की व्यक्तिगत नैतिकता भी एक कारण है ना, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे कारण है, उनका वैल्यू सिस्टम खराब है, लालच होना भी एक, पावर गेम का, सत्ता का लालच, ये सारे पॉइंट है। मतलब 4 पॉइंट हो गए ना, पांच, फिर 4 पॉइंट इसमें दिखाएंगे। देखो 4 पॉइंट मैंने किस में दिखाए, संस्थागत कारकों में दिखाए, और 4 पॉइंट मैंने दिखाए सांस्कृतिक अभिवृत्ति संबंधी कारक। ये इथिक्स है दोस्त, ये जीएस2 नहीं है कि हम वो सारे कारण दिखाते हैं पॉलिटी वाले कारण। इथिक्स के अंदर कारण क्या हो सकते हैं भाई, क्यों ऐसा है, व्यक्तिगत कारण भी था ना, उसका पालन पोषण कैसा हुआ है उस व्यक्ति का। आपने देखा होगा ज्यादातर राजनीति में कौन आता है, वंशवाद परंपरा ज्यादा चलती है ना। तो परिवार से उसने क्या सीखा, उनके दादा परदादा एमपी एमएलए रह के गए तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया था आम जनता के साथ, उनके पोते भी वैसे ही करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, अभी बिहार के कितने वीडियो सामने आ रहे हैं, है ना, वंशवाद वाले। ये बिहार नहीं, सभी जगह है, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, सभी जगह सेम हाल है मतलब नेताओं के। तो वहां पे जाति जाति की भी एक रहता है अक्सर, मतलब उसी, अच्छा तभी तो वो जीत जाते हैं वहां पे, किसी जाति का वर्चस्व होता है, राजनीति में जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है, इसलिए तो आसानी से वो जीत जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है, क्योंकि समाज और जाति मिलके तो उसको बना रहे हैं ना। तो जाति समुदाय के प्रति निष्ठा के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं की सहिष्णुता, अनैतिक राजनीतिक का सामान्यकरण होना, सब चोर है। मतलब ये एक कॉमन बात हो गई कि राजनीति तो दलदल है, मतलब कीचड़ है, मतलब तो जो अच्छे लोग होते हैं कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता, अच्छे लोग सोच छवि वाले लोग राजनीति में आ नहीं पाते, या उनको वोट ही नहीं देगा कोई, वो एक मुश्किल काम है। अब आप एक चीज मन में सोच रहे हो कि यार सर ने तो इतना अच्छा मॉडल आंसर लिखा है, कितना अच्छा मॉडल आंसर, इतना तो हम लिख नहीं पाएंगे। अरे भाई ये मैंने बिना देखे नहीं लिखा है, मैं ये आप लोगों के लिए वैलिडेशन कंटेंट तैयार करके लाया हूँ, हैंड रिटन। वो नहीं है कि मैं टेक्स्ट वो कर दूंगा ना, प्रिंट वाला लेके आ जाऊँ, प्रिंट वाला तो हर कोई कहीं से रिपोर्ट ला के मैं समझा दूंगा। हैंड रिटन मॉडल आंसर आपको इसलिए दिया जा रहा है कि एक तो आपको पता रहे कि मॉडल फॉर्मेटिंग कैसे रखनी है, और रिच कंटेंट है। इन मॉडल आंसर के माध्यम से भी तो आप रिवीजन करोगे ना, तो आपके पास रिच कंटेंट रहेगा हमेशा। इंट्रो में क्या यूज करना है, रिपोर्ट डेटा रहेगा, बॉडी पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स है, वैल्यू सिस्टम क्या है, वो रहेगा, अच्छे कीवर्ड्स आपके पास रहेंगे। तो एक तो मैंने रफली आपको समझाया, एक दूसरा तरीका ये है जो मॉडल आंसर आपके लिए रहेंगे, ऐसे मतलब 400 500 मॉडल आंसर आपके पास रहेंगे, और लगभग कंटेंट आपका उससे निकलेगा। विश्वास है ना, आपको देख लेना चाहिए। आप हर दिन ये काम करोगे, हर 2 दिन के बाद में ये काम करोगे, पढ़ के आओगे, रीजन करके आओगे, आंसर राइटिंग, पढ़ के आओगे, रीजन करोगे, आंसर राइटिंग, आपका 6 महीने के अंदर कितना तगड़ा हो जाएगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 10 दिसंबर को मैं खत्म कर दूंगा इस पेज को, 10 दिसंबर, यानी 6 महीने में आप आंसर राइटिंग सीख चुके होंगे, इतने काबिल बन चुके होंगे। फिर चाहे आप किसी भी पीसीएस एग्जाम में बैठना, चाहे किसी यूपीसी एग्जाम में बैठना, मेंस की वजह से आप फेल नहीं होंगे, मेरी वजह से, याद रखना इस बात का। नहीं मैं अच्छा लिख लेता हूँ ये बात भी सही है ना। डोंट वरी, मैं बिना देखे भी लिखूंगा तो मैं अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ। जैसे मतलब जो मैं अभी आपको रफली बता रहा था, वो मेरा था, आपके सामने बैठ के लिख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार आपके सामने लिखूंगा, मैं किसी टॉपर का क्वेश्चन उठाएंगे बिना देखे मैं भी लिखूंगा। आप कोई सा क्वेश्चन चाहे मुझे आता है या नहीं आता, मैं लिख लूंगा बिना देखे। चाहे आज कोई चर्चा में रहा है ना मुद्दा मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी कर लेंगे, बकलोली कर लेंगे और मेन स्कोर कुछ नहीं है, थोड़ी स्मार्ट बकलोली करनी है, क्या बोलते हैं, तुक्के लगाने, स्मार्ट तुक्के लगाने मेंस में भी। लेकिन वो तभी आएंगे जब आपका कंक्रीट हो, आपके पास कीवर्ड्स अच्छे हो, मतलब वो हो मामला। रिया वर्मा कह रही कि ये मॉडल आंसर हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपको क्यों मिलेंगे भाई, आपने ऐसा क्या उखाड़ा जो मॉडल आंसर आपको मिलेंगे। अरे मेच्योर बनो, ये आपके लिए ही है भाई, क्यों आप सवाल कैसे करते हो, ये आप लोगों के लिए तो बने हैं, मेरे लिए थोड़ी काम है, मुझे थोड़ी देना है एग्जाम अब। लेकिन आप ऐसे सवाल करोगे ना तो मुझे एग्जाम देना पड़ जाएगा, पीसीएस एग्जाम देना पड़ेगा फिर आप ऐसे सवाल करोगे ना। चलो आगे, राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्य के संबंध में नागरिक शिक्षा का अभाव, ये भी एजुकेशन सिस्टम आपका वैल्यू सिस्टम है या समाज का सिस्टम है, वो पॉइंट आ गया, मूल्य वाला सिस्टम है वो आ गया। तो हमने 8 पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट वो और 4 पॉइंट हो ये थे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे ना 5वां पॉइंट लिखते, छठवां सातवां, ऐसा भी कर सकते थे हम। देखो ये भी कोई बेकार तरीका नहीं था कि यहाँ मैंने लगाया 4 पॉइंट, वहां था ना 5वां पॉइंट, छठवां पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट। तो एग्जामिनर को पता लगता है कि मैंने भी 8 पॉइंट लिखे हैं, कौन से, जो मूल कारण है कि कैसा क्या हो रहा है, राजनीति इतना क्यों प्रभावित हो रही है, नैतिकता का भाव क्यों हो रहा है, ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। या इतना भी पता चल जाएगा कि इसने डिवाइड कर दिया 2 पार्टों में, सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया। और राइटिंग कैसे प्रेजेंट किए मैंने, कोई काटा पेटी नहीं है, सुंदर प्रेजेंटेशन है, अंडरलाइनिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है, हेडिंग सब हेडिंग का यूज किया गया है, अंडरलाइन कैसे, किन वर्ड को अंडरलाइन किया गया है,
डेटा कैसे यूज किया गया है, एग्जाम्पल्स कैसे यूज किए गए हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे किया है। उसके बाद में प्रभाव, नैतिकता के शरण के प्रभाव क्या है। पहला प्रभाव कि नागरिक भागीदारी घटती है और लोकतांत्रिक वेदता कमजोर होती है, सही बात है। अल्पकालीन चुनावी लाभ के कारण सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को नुकसान होता है। राजनीतिकों का अपराधियों के साथ उनके साथ गठजोड़ होता है, सार्वजनिक को नुकसान होता है। अब इसमें चाहो तो कोई रिपोर्ट एग्जाम्पल लिख, लेकिन इतना स्पेस ही नहीं बचा है, तो इसलिए अच्छा मैं खत्म करता हूँ इसको। लास्ट में राजनीति में सुचिता यानी ईमानदारी, इंटीग्रिटी और जवाबदेही को संस्थागत बनाना, सार्वजनिक सेवा के प्रति मूल्यों को बढ़ावा देना और समाज में मनोवृत्ति संबंधी परिवर्तन लाकर राजनीति में नैतिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। खत्म कर दिया बस, बेस्ट है। और ये 10 में से 5-6 नंबर रोक ही नहीं पाएगा, इसमें कोई कोई हिला नहीं पाएगा। पहले भी मिले, अब ज्यादा अच्छे मिलेंगे, इतना तो अच्छा रिसर्च करके आए अब तो। मैंने 10 में से 5 नंबर इजीली इस आंसर में गेन कर सकते हो, चाहे आप किसी एआई से चेक करवा लेना या किसी टीचर से चेक करवा लेना। आराम से इसमें 5 या 6 नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। और इसमें कोई तुक्केबाजी में कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मिलेंगे 5-6 नंबर आराम से। रट्टा थोड़ी मारोगे, रट्टा मार के कभी भी एग्जाम पास नहीं करोगे। मैं आपको 1000 मॉडल आंसर भी बना के दे दूं, वो आ भी गया ना वहां पे, तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा, रट्टा मारने से नहीं निकलेगा एग्जाम। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है लिखने में 15 मिनट लग जाए, यही तो यार है ना। अभी आप बच्चे हो आंसर राइटिंग के। बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर थोड़ा सा मध्यम चलता है, फिर दौड़ता है, फिर रनिंग करते हो। तो आज आप बच्चे हो अभी। मैराथन दौड़नी है तो अगले 6 महीने पार्टिसिपेट करो इस मैराथन में, लेकिन उसका हर स्टेप मायने रखता है, एक भी स्टेप मिस किया तो मैराथन में सफल नहीं हो सकता ये। और यूपीसी अपने आप में एक मैराथन है। अब आप लोग ये बोल रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग गया। धीरे धीरे आप लोग आओ रनिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फास्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन अब आप सीखने आए हो तो सीखो। टाइम लगेगा, लगेगा, टाइम लगने दो। मैं 1 मिनट भी बकवास नहीं कर रहा हूँ क्लास में कि मैंने कोई फालतू की बातें शुरू कर दी। हर एक जो मिनट है, हर एक समय आपको फिर निवेश किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना। मेरे पास तो ऑलरेडी 500 मॉडल आंसर बने पड़े थे, मैं चाहता तो वही लिया था, लेकिन आज नए क्यों बनाए, सुबह बैठ के 5:30 बजे उठ के नए आंसर क्यों बनाए, क्योंकि नए नहीं बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन देखो एआई वाला, ये नया बनाया आज आपके लिए। और मैं भी करंट अफेयर की मैगजीन देख के उनमें से उठा के लेके आया हूँ क्वेश्चन, गूगल किया है कि क्या क्या न्यूज में रहा है सारा। ये नया आंसर है, क्योंकि कई वाले पुराने वाले बच्चे हैं तो उनको ये नहीं लगे कि पुराने वाले आंसर दे दिए, पुराने नहीं है, कुछ आ सकते हैं कभी कभी जो बेसिक होंगे, जो जिनको बदल नहीं सकते, वो जरूरी है, वो तो आएंगे। लेकिन ज्यादातर हम नए भी लेके आएंगे। चलो लिखो इसको। नोट्स नहीं बनाना मॉडल आंसर के, लास्ट में सिंगल पीडी मिल जाएगी आपको, नोट्स वोट्स मत बनाना। अब आप ये तो पढ़ के सही से आओगे। और दूसरा, हम बार बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन को तोड़ के, तो आपको हैबिट बनने लग जाएगी इसमें क्या पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तो बहुत फ्लैट है, इनमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि बिग टेक कंपनियों और एआई की नैतिकता संबंधी चुनौतियों पर एक रिपोर्ट सामने आई है। तो ये तो नहीं पूछा कि अब इसके रिपोर्ट आई है, हाँ क्या क्या हुआ है। तो इसमें ये पूछा है कि इसकी नैतिक चिंताएं क्या है, मतलब नैतिक मुद्दे कौन से हैं। और ऐसा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले भी 25-24 में आ चुके हैं, और इनके समाधान क्या है। यहाँ पे दो डिमांड है, एक तो एआई से जुड़ी हुई कौन सी नैतिक चिंताएं हैं, नैतिक मूल्य हैं, या नैतिकता की जो संकट है वो है, क्या क्या इनमें नैतिकता संबंधी चुनौतियां हैं। तो एक डिमांड ये होगी, दूसरी डिमांड है समाधान की। इन दोनों को मिला के 8-10 पॉइंट लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। कई बार क्या होता है, एक ही डिमांड पूछी जाती है तो हमने 10 पॉइंट लिख दिए। कई बार 3 डिमांड होती है, 5-5 पॉइंट लिख दिए। कई बार 2 डिमांड होती है, 6-6 पॉइंट लिख दिए दोनों में, या 5-5 पॉइंट लिख दिए, या 6-4 लिख दिए, 10 लिख दिए, ऐसे करके आ जाएगा। सब आएगा, टिके रहो, धैर्य रखो। मैंने आपको पहले बोला था कि शुरू के 15-20 दिन 1 महीना टिके रहना। घबरा के छोड़ दोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, कोई नहीं सीखा पाएगा। और टिके रह गए, मेहनत की, थोड़ा धैर्य रखा, संयम रखा, तो सीख जाओगे हमेशा के लिए। सब याद आएगा, सब सीखोगे। तो इसके अंदर इंट्रो में क्या लिखेंगे, ऐसे में इंट्रो में कोई रिपोर्ट वगैरह डेटा है ना, वो ज्यादा सही रहता है, कि हाल ही में कोई एक रिपोर्ट आई थी है ना, जिसमें ये बताया गया है ना। जैसे मैंने जो इसमें मॉडल आंसर दिया, मैंने एक यूएस की रिपोर्ट है, कोई केस है, उसके बारे में लिखी है कि वहां पे जो बिग टेक कंपनियां है ना, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं टेक वाली कंपनियां, उनको लेकर वहां पे जांच सिस्टम बैठाया गया है, कि जांच कर रहे हैं वो कि एआई का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है उसको लेकर। तो मैंने इंट्रो अपना वहां से शुरू किया। आप अपना कोई रिपोर्ट या कोई रिसेंटली कोई केस आया ना ऐसा, उससे शुरू कर सकते हो। एआई का कोई केस है, उससे शुरू कर सकते हो। आप एआई को लेकर भारत में भी बहुत सारे टूल बन रहे हैं, उनको लेकर बात कर सकते हो। नीति आयोग की रिपोर्ट भी आती है इसके ऊपर, उसको लेकर बात कर सकते हो। अपने जो सूचना मंत्रालय, उसकी भी एआई गवर्नेंस की रिसेंटली मीटिंग्स हुई थी, सम्मेलन समिट हुए थे उनके, उनको लेकर बात कर सकते हो। आपको ना इंट्रो 3-4 लाइन में शुरू करना है अपनी बात को, इसके लिए उलझना नहीं है।
उलझोगे, सोचोगे, बैठे रहोगे आधी घंटे तक, यार इंट्रो नहीं लिख पा रहा हूँ, तो हो गया काम फिर आपका। ऐसा नहीं होता, बस जस्ट शुरू करो। रियल एग्जाम में इंट्रो के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको लिखने के लिए। 5 सेकंड में टोटल मिला के 10 या 20 सेकंड मिलते हैं पूरा क्वेश्चन सोचने के लिए, कि क्वेश्चन देखा क्या लिखना है, 20-30 सेकंड बस इतने मिलते हैं, नहीं तो ट्रेन निकल जाती है। डर डर मत रखो, आंसर राइटिंग का फोबिया और डर मत रखो। सीखो मेरे साथ अभी, कि मैं क्या कैसे उसको तोड़ रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखा, मैंने पढ़ा कि बिग टेक कंपनियां और एआई नैतिकता के संबंधी कुछ चुनौती की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना उसने, कुछ पूछा ही नहीं। उसने बोला कि ऐसे आजकल ऐसा हो रहा है, रिपोर्ट आ रही है। आगे क्या लिखा कि एआई संबंधी नैतिक चुनौती क्या है, यहां पूछा उसने क्या है, दूसरा इसके समाधान क्या है, चर्चा करनी है। तो दो डिमांड हो गई ना, एक डिमांड ये, एक डिमांड ये। ऊपर वाली पर नहीं लिख रहा रिपोर्ट आ रही है, वो तो अपनी बात कह रहा है बस कई बार। ठीक है, कोई रिपोर्ट लिख दो या सामान्य तरीके से लिख दो, कुछ तो याद होगा, 1-2 साल पहले का याद होगा कोई केस, कोई एआई का केस कोई। कैसे लिख सकते हो मतलब? आप तो ये लिख दो, मतलब देखो, अब मुझे सपोज करो सेम मैं आपकी सिचुएशन में आता हूँ कि अब मेरे पास भी करंट नहीं है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं लिखूंगा यहाँ से, भारतीय संविधान में ना, भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 ए के अंदर वो किसकी बात कर रहा है, निजता के इनके अधिकारों की बात करता है। और ये निकल के आया था, एक पुट्टू स्वामी केस है ना, पुट्टू स्वामी केस आपने पढ़ा होगा। पुट्टू स्वामी केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें निकल के आया कि साथ में एक बीएन कृष्णा कमेटी बनी थी है ना, जिसमें ये आधार डेटा वगैरह ना कमेटी बनी थी, कि कैसे हमारे नागरिकों के हम डेटा का संरक्षण करें, उनकी प्राइवेसी को संरक्षण करें। अब देखो, इससे शुरू कर दिया मैंने, जो मुझे याद था, मान लो अभी याद नहीं, पुराना कुछ याद था, मैंने उससे शुरू कर दिया। और इसमें ये लिख देंगे, अब है ना एआई बड़ा चैलेंज बन रहा है, लोगों की निजता को के लिए खतरा बन गया है यही, साइबर क्राइम, उनकी पर्सनल प्राइवेसी या उनके पर्सनल जो हैबिट्स हैं, क्या क्या वो पसंद करते हैं, खाना पीना पहनना, सारा कुछ एआई को पता है। शुरू कर दिया वहां से। भाई अपने आप को ओपन रखो, अपने विचारों को ओपन रखो, कभी भी बांधो मत कि मुझे ऐसे ही इंट्रो लिखना है। हमेशा अपने आप को ओपन अप, जो उस दृष्टिकोण से समझ में आ रहा है वैसा लिखो, वैसा कर सकते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं रिपोर्ट याद नहीं रहता, जब आपने अभी तक नोट्स ही नहीं बनाए, लिखा ही नहीं, उसका 5-20 बार रिवीजन नहीं किया, तो याद कैसे हो जाएगा? एक बार पढ़ने से रिपोर्ट याद हो जाएगी? आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, उसमें कोई रिपोर्ट डेटा था, आपने पढ़ के छोड़ दिया, उसको अपने नोट्स में 2 लाइन लिखी नहीं, है ना, उसको 10 बार रिवीजन किया ही नहीं, तो कैसे आपको आंसर राइटिंग में उसको पुटअप कर दोगे आप? जब मैं मान लो कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता, उस जैसे ये आर्टिकल पढ़ रहा होता, तो इसमें से मेरे 3-4 चीजें मेरे काम की आ गई। कोई निजता के अधिकार को लेकर भारत कब में कोई आर्टिकल आया, संपादक आया है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो भारत में कब की इनकी चर्चा की गई थी, कमेटी 2018 के आसपास, ये आधार डेटा से लेकर कृष्णा कमेटी ये बनी थी, फिर पुट्टू स्वामी केस आया था, आर्टिकल 21 की काफी चर्चा में थी, प्री में 3-4 बार इसके क्वेश्चन आ गए। अपने आप याद हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो। अभी एक्सक्यूज मत करो आप, है ना, जितने अभी मैं कमेंट देख रहा हूँ, सब लोगों की ये है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रुको एक बार, धैर्य रखो। आप लोगों के ऐसे में जवाब देने लग गए तो फिर 5 घंटे की क्लास हो जाएगी आपके कमेंटों को जवाब देते देते। लेकिन सबको मिलेगा, चिंता मत करो, धैर्य रखो थोड़ा सा, सबके लिए कॉमन अप्रोच रहेगी। ओके, तो इंट्रो में कोई दिक्कत है? मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि आपको लिखना कैसे है, लिख लिख लोगे कंटेंट होगा तो। अब बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में दो डिमांड यहाँ पे पूछी गई। एक डिमांड तो ये है कि एआई से जुड़ी हुई कौन सी नैतिक चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, मतलब कौन सी नैतिक समस्याएं, चिंताएं, दुविधाएं, ये कौन सी है, एक तो ये पूछा है, और दूसरा इसका समाधान पूछा है आपसे। और समाधान तो बहुत आसान होता है। समाधान में क्या लिखोगे, कोई वैश्विक प्रयास है कि नहीं, कोई वैश्विक क्या प्रयास हो रहा है एआई को लेकर, वो लिख दोगे। ठीक है, अब हमारे देश में क्या प्रयास हो रहा है, भारतीय संस्थागत प्रयास क्या क्या हो रहा है इसमें, वो लिखोगे। संस्थागत प्रयास हो रहा है, ठीक है, संस्थागत प्रयास, इसके अंदर एआई का समिट आता है, नीति आयोग और ये सब अलग अलग चीजें चलती रहती है। इसके अलावा इसमें सामुदायिक भागीदारी, एनजीओ, मीडिया, इनका भी रोल होता है। क्योंकि अब एआई को यूज कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं ना यूज, हम लोगों की नैतिकता कैसी है, तो ये भी हमें गाइडलाइन होगा। इसके अलावा बहुत सारे जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं इसको लेकर, है ना, और भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं, बहुत सारे, आप नियम कायदे इनकी बात कर सकते हो। समाधान आपके पास बहुत सारे हैं, समाधान की कमी नहीं होगी। अब समाधान में आपको चाहिए सामान्य पॉइंट तो, लेकिन कंटेंट चाहिए आपको अच्छा, अच्छा डेटा चाहिए, मतलब वो कहाँ से लेके आओगे, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो हमारी किताब में था ही नहीं है, तो हम पढ़ के नहीं है, और आपने ऐसी आंसर राइटिंग ले ली, हमें तो फंसा दिया आपने। रियल एग्जाम में ऐसा ही होगा, आपसे कितना ही पढ़ के चले जाना, लगभग क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने रियल एग्जाम में देखी, वही स्पॉन्टेनियस आपको रिस्पॉन्स करना है।
और ये बात जिनको समझ में आ गई बहुत ईजी, वो बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। और जो इसमें उलझता रहेगा, ये सोचेगा कि मेंटर तो बेवकूफ बना रहा है, ऐसा होता नहीं है, तो फिर आप करते रहना। फिर यूपीसी की तरफ आपका रुझान नहीं होगा, यूपीसी की तरफ आप एप्टीट्यूड नहीं होगा। सच्चाई यही, आप कितना ही पढ़ लेना, रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत कम आपके देखे हुए आएंगे। सारों को सारों आपको वही ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आपको क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो गया कहीं से, थीम से या कहीं पढ़ा हुआ आ गया, आपका अलग बात है। बाकी तो सब रिस्पॉन्स वही एग्जाम में देना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव ही मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी से। मैं चाहता तो आपको खुश करने के लिए किताब में जो कंटेंट है स्टैटिक वाले लेके आ जाता। मेरे पास तो मॉडल आंसर भरे पड़े हैं, हर सेशन के हिसाब से मॉडल आंसर भरे पड़े हैं। लेकिन ये नए क्यों बनाए हैं? क्योंकि कुछ नहीं, यही आने हैं अब। रियल एग्जाम में यही क्वेश्चन आए हैं, इनसे दोस्ती कर लो अब, जितना जल्दी कर सकते हो। और आप लोग अभी जागे हो, मतलब समस्या ये लोग है ना, आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो। जब आपने 1-2 साल पहले यूपीसी की तैयारी के बारे में सोचा था, उसी समय से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए था। एटलीस्ट मतलब देश दुनिया की जानकारी तो रखनी चाहिए, चाहे आप यूपीसी की तैयारी भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अब तक जो आपने गलतियां की, उसका थोड़ा बहुत तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आज से सुधर सुधार कर लोगे तो फायदा होगा। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, सतत रूप से विकास होगा इसका। बहुत ही सिंपल लिखना है, कोई टफ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, अब इसके वो बताओ ना, चुनौतियां क्या क्या है? मतलब चुनौतियां तो बहुत सारी है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो मतलब इससे नुकसान क्या होगा, जैसे कुछ कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, है ना। जैसे आप कह सकते हो, जैसे गूगल हो गया, गूगल, चैट जीपीटी, ओपन एआई, इनकी मोनोपोली हो जाएगी। मतलब इन पे मोनोपोली होने से नुकसान क्या होगा, या कुछ देशों की मोनोपोली हो जाएगी, जैसे अभी चाइना, अमेरिका, इनकी मोनोपोली हो रही है। तो ये लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, वैश्विक असमानता आ जाएगी टेक्नोलॉजी में। तो ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, आपके मुद्दे हैं, किसके निजता के मुद्दे हैं, पारदर्शिता के मुद्दे हैं, ये बड़े संकट है। तीसरा, जैसे हमारे जो कॉपीराइट मामले रही आजकल, उनका तो धज्जियां उड़ा दी। मतलब आजकल एआई से म्यूजिक बनाना, पोइम बनाना, इमेज बनाना, तो वास्तव में जो रचनात्मक जो कलाएं होती थी, उनको तो बहुत नुकसान हो रहा है, रोजगारों को बहुत पतन होगा। अब आप सोचो कितना संकट आने वाला है। जो लोग मान लो अभी एआई को सही ढंग से यूज करना जानते हैं, उनके लिए कंटेंट बनाना आसान, पीपीटी बनाना आसान हो जाएगा, है ना। उनके लिए वर्क, रोजगार, कितने संकट आने वाले हैं रोजगारों को लेकर, ये भी एक बड़ा संकट दिख रहा है। आप लोग तो, हम लोग तो क्या है, आप लोग क्या, हम लोग तो उसमें बैठे हैं, हम लोग तो रील्स और शॉर्ट्स में लगे हुए हैं। कब हम नई स्किल सीख रहे हैं? हम लोग तो लगभग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं स्किल्स हम एक्वायर ही नहीं कर रहे हैं। वाकई हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे फिर। अभी आप रील्स और शॉर्ट्स देखने में बिजी हो ना, रील्स और शॉर्ट बनाना सीखो, देखो मत, दिखाओ बना के, स्किल सीख के अर्न करके, है ना। अमेरिका ये सब क्या कर रहे हैं, हमें कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, देख नहीं रहे वो। हम तो कंज्यूमर है उनके लिए, है ना। तो हम कंज्यूमर बन के रह जाएंगे फिर। आने वाले समय में मजदूर वो लोग होंगे जो अभी रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं लिख लेना ये बात सही। आने वाले समय में मजदूर वो लोग होंगे जो रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हुए अनपढ़ होंगे, इनके पास कोई स्किल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी ऐसा होंगे, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है, जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, जो लोग कोई स्किल्स एक्वायर नहीं करते हैं, उनके लिए आने वाला संकट होगा रोजगारों को लेकर। ये बात सत्य है। और जो समाज बहुत ज्यादा, सारा समाज ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट है आने वाले वक्त में। हाँ सही बात है, देख आप ना खुद रियलाइज करो इस बात को, हम क्या कर रहे हैं। हम रील्स और शॉर्ट्स में मनोरंजन ही तो कर रहे हैं, सारे दिन बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या आपने नया सीखा वहां से? क्या स्किल एक्वायर की जो आपको रोजगार दे सकता है ना। किताबें पढ़ना हमने छोड़ दिया है, अच्छी किताबें पढ़े, खुद से पूछो एक बार, कब पढ़ा था लास्ट टाइम कोई अच्छा नॉवल पढ़ा था, अच्छी कोई पोइम की किताब पढ़ी थी, अच्छी कोई उपन्यास, कोई कोई कविता, या कोई भी, कोई फिक्शन कुछ भी पढ़ा था, कब पढ़ा था, याद है? भूल गए हम पढ़ना। तो ये दिक्कत करेगा मतलब। और जो कि अभी भी, एक बात और है, अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, जो लोग अभी भी किताबें पढ़ते हैं, अपनी थिंकिंग बनाते हैं, अपनी एक रचनात्मक सोच रखते हैं, वो एआई में भी नहीं फंसने वाले हैं, वो एआई के जमाने में भी उनका महत्व रहेगा। क्योंकि थिंकिंग ही तो एआई के साथ मर्ज होकर काम बना सकती है आपका। और मैं अपने आप पे भी कह रहा हूँ ये बात, जैसे जिस हिसाब से एआई आ रहा है, लोग आजकल कैसे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ मान लो, तो मुझे भी खुद को भी ये स्किल्स एक्वायर करने हैं समय के साथ में। अदरवाइज तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, मतलब रिलेवेंट नहीं होंगे, चाहे आपको कितनी अच्छी आंसर राइटिंग आती हो चाहे आपने कितनी यूपीसी की इंटरव्यू से, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका भी रोजगार जाएगा यदि आपने स्किल्स नहीं सीखे हैं, अच्छे वीडियो बनाने के, अच्छे प्रेजेंटेशन के, है ना, पीपीटी अच्छी बनाना, थंबनेल अच्छे बनाने हैं, वीडियो को कैसे एल्गोरिदम देखना है, ये सब देखना पड़ेगा।
रिया, आपने जो लिखा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे डालूं मैं इंट्रो में? इंट्रो का कोई ऐसा थोड़ी तरीका है जो आए मतलब घुमा के मारो उसको, और क्या? आपने जो लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो ये हो गया कॉपीराइट निजता से लेकर बहुत सारे रोजगारों को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी बात करें तो इंट्रो, बॉडी पार्ट, दो डिमांड, 8-10 पॉइंट, डाइवर्सिटी विथ लॉजिक यानी अच्छी बातें, विथ डेटा के साथ, एग्जाम्पल के साथ, और निष्कर्ष एंड कर दो। कि इनका निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भाई इनका सही अब आगे समय की है ना, एआई को लेकर एक समावेशी दृष्टिकोण हो, है ना। मतलब ये अपनी निजता का हनन नहीं करें, कॉपीराइट का हनन हनन नहीं करें, या जो एल्गोरिदम में जो भेदभाव दिखता है वो नहीं हो। तो इन सब का समाधान कैसे, वैश्विक कम्युनिटी मिलके अपने यहाँ मीडिया, एनजीओ या सरकारें कुछ नियम बनाए, कुछ कमेटीज, कुछ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये सब मिलके सही करेंगे इसको, ऐसा करके एंड करो उसको। एआई का खूब यूज करो, क्या दिक्कत है? अपनी पढ़ाई के दौरान एआई का यूज करो, लेकिन बेसिक चीजों को मत छोड़ो। बेसिक चीजें किताबें पढ़ना, पूरा का पूरा एआई पे डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन एआई का फायदा उठा सकते हो। मैं खुद यूज कर रहा हूँ आपके जो क्वेश्चन फ्रेमिंग में और मॉडल आंसर में एआई का खूब यूज करता हूँ मैं। लेकिन बेसिक नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, बेसिक अपनी किताब सिलेबस वो सामने है, पीवाईक्यू वो नहीं छोड़ रहा हूँ। केवल एआई को नहीं बोल दिया कि ऐसा बना के दे दो मुझे, वो गलत चला जाएगा फिर। क्वेश्चन की डिमांड भी देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन का ट्रेंड भी देखना पड़ेगा, सिलेबस भी देखना पड़ेगा, है ना, अपना विचार भी डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिला के। तो आप, यदि आपका विवेक अच्छा है, बुद्धि आप में ठीक है, तो आप उसका सही सदुपयोग कर सकते हो फिर। ठीक है, चलो निष्कर्ष लिख, अब आते हैं। आप लोगों ने चेक करना अपना मॉडल आंसर। चलो मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वही इंट्रो, आराम से 3-4 लाइन में। मतलब आपसे कम से, चलो आपको अभी नॉलेज नहीं पता, कंटेंट नहीं पता, आपसे एक उम्मीद कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग तो सही कर सकते हो क्या? वो भी नहीं करते हैं। 70% बच्चे बेच एंड होने तक भी अपनी फॉर्मेटिंग सही नहीं करते हैं। इसमें तो आपका क्या जाता है, सुंदर प्रेजेंटेशन। मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार देखो, कैसे प्रॉपर 3 या 4 लाइन का इंट्रो है, कैसे मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ, कैसे अच्छे कीवर्ड लिख रहा हूँ, कैसे प्रॉपर हेडिंग लगा रहा हूँ जो पूछा गया, कैसे उसके नंबरिंग दे के लिख रहा हूँ, उनको भी हेड अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, कितने डाइवर्सिटी के साथ में पॉइंट पॉइंट लिखते जा रहे हैं अपन। ठीक है, कैसे पॉइंट एग्जाम्पल्स लिखते जा रहे हैं ना, और लास्ट में कैसे निष्कर्ष लिख रहे हैं। एटलीस्ट आप ये काम तो कर ही सकते हो ना, इतना तो सीख ही सकते हो ना कि एटलीस्ट मेरी फॉर्मेटिंग सही हो। फॉर्मेटिंग सही होते आधा काम तो वैसे ही हो गया। यदि आप सही से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, साफ सुथरा आपका मॉडल आंसर है, प्रॉपर इंट्रो है, बॉडी पार्ट में क्या पूछा गया है, उसके पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और कंक्लूजन है। अभी समस्या आ सकती है नॉलेज की, तो नॉलेज और वो तो गेन कर लोगे ना अगले 15 मंथ्स में। यदि आपकी नॉलेज की समस्या है ना, कि आपके पास डेटा नहीं है, नॉलेज नहीं, वो तो हो जाएगा। लेकिन आपकी समस्या है फॉर्मेटिंग की है, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, वो तो सीखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हाँ अभी इंट्रो। जैसे हाल ही में क्या हुआ है, एआई में बिग टेक के प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, और ये मामला रहा है कि अमेरिकी अदालतों में भी एआई को लेकर, उपयोग को लेकर, गूगल के सर्च इंजन को लेकर उसमें चर्चा हुई है ना। तो करंट कॉन्टेस्ट लिख दिया, कौन सा इसमें बड़ी बात थी, जो भी घटना में पता थी उसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एआई संबंधी नैतिक चिंताएं क्या क्या है। एक तो ये डिजिटल एकाधिकार व अनुचित प्रतिस्पर्धा। प्रमुख एआई कंपनी जैसे गूगल हो, एपन, ओपन एआई जैसे, चैट जीपीटी से लेकर, मतलब ये एल्गोरिदम को लेकर, डेटा को लेकर, मतलब काफी इनका वो हो गया है, मतलब मार्केट में एकाधिकार हो गया है। ये होता ही है, कोई टेक्नोलॉजी को सबसे पहले एक्वायर करता है या लॉन्च करता है, वो बहुत आगे निकल जाता है, और फिर उनका प्रभुत्व होने लगता है। बाकी जो फिर कंपनी आती रहती है उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता, एक तरफा राज होने लगता है। ठीक है, ये कॉपीराइट के और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे बहुत जटिल हो गए हैं, अब मुश्किल हो गया कि इनको कैसे बचाएं। और जैसे हमने जो मान लो अपने कोई किताब लिखी है, कंटेंट लिखा है, तो डेटा एआई कहाँ यूज करा हमें पता ही नहीं इस बात का। तो वो चीजें हो गई, तो इसमें इथिक्स का कांड का भी है, सिद्धांत वो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए इसमें आगे ओपन एआई से लेकर आ गया कि कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर मुद्दे हैं। यहाँ कांट के कर्तव्य सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कांट करते नैतिक कर्तव्य की बात करता है, लेकिन यहाँ कर्तव्य अनैतिक है, मतलब तो इनके परिणाम भी अनैतिक ही होंगे, तो उसको अप्लाई किया हमने। तीसरा पॉइंट, जैसे गोपनीयता, ये एक आजकल बड़ा मुद्दा है। संवेदनशीलता और गोपनीयता का बड़ा मुद्दा है आजकल। जैसे बहुत सारे रिसर्च है या रोगियों की रिपोर्ट है, मान लो आपके खुद की अपनी चॉइस है, मान लो आप सोचो,
एआई ये डेटा इतना हो गया कि आपके बारे में सारी जानकारी है, आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट, है ना, आधार कार्ड से लेकर सारी चीजें उनको पता है। आप जो सोचते हो वो भी उनको पता चल जाएगा। आज आपने क्या सोचा, तुरंत उसके कॉल आने लग जाएंगे। आपने सोचा कि आज मैं सर की क्लास देखती हूँ, आप विजिट भी किया, आपका उधर से वो आ जाए, आपकी डेटा इतने जल्दी पकड़ लेंगे वो। आप उनकी वेब, कई बार देखते हो ना कि आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते हो या किसी कोचिंग की वेबसाइट पे जाते हो, तुरंत वहां से कॉल आने लगते हैं, है ना। सारा डेटा आपको ट्रैक कर रहा है मतलब। एक्चुअल में सारा गेम क्या है, आपको कंज्यूमर ही समझ रहा है पूरा, सब ये पैसों का खेल है पूरा का पूरा। आप उनके लिए कंज्यूमर हो, इसलिए बहुत कम चीजों को फालतू में। इवन आप अपने आजकल तो फोन में ऐसे सेंसर आ गए, आप कुछ बोलते भी हो ना, आप जैसे दो दोस्त बातें कर रहे हो, जूतों की बातें कर रहे हो कि मुझे ऐसा जूते लेने हैं, या मुझे ये किताब खरीदनी है, या कुछ ये मोबाइल खरीदना है, तो तुरंत ऐड देखना, आपके सारे ऐड उसी के भर जाएंगे, क्योंकि फोन में ये सेंसर, ये वॉइस वाले होते हैं मामले। तो ये सारा डेटा वगैरह ये सब लिख सकते हो। जैसे दक्षिण कोरिया ने ये चीन का जो ऐप आया था डीप सेक, उसको तुरंत ही प्रतिबंध लगा दिया था, या डाउनलोड नहीं करने दिया, कि उसके अंदर काफी लफड़े थे मतलब। सार्वजनिक ज्ञान, अब जैसे आज, पहले क्या होता था, जो सार्वजनिक कंटेंट है वो सबके लिए ओपन था, लेकिन ये भी इन्होंने कर लिया एक्वायर। सारा विकिपीडिया से नॉलेज ले लिया इन्होंने, या सरकारी वेबसाइटें, या बहुत सारी जो किताबें हैं उनका कंटेंट यूज करके अपना बना के बेच रहे हैं इसको। कॉपीराइट का वो तो हो गया। कॉर्पोरेट नैतिकता में कमी, अब कंपनी अपने लाभ को अधिकतम करने के प्रयासों में सामाजिक न्याय अनदेखी कर रही है ना। अब लोक कल्याणकारी वाली बातें वो नहीं होगी, फिर ये महंगी टेक्नोलॉजी बिकेगी, अभी तो सस्ती है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत महंगी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। एआई संबंधी नैतिक चिंताओं का समाधान क्या है, तो एक विधि फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जैसे यूरोप में बनाया, यूरोपीय संघ ने एआई फ्रेमवर्क बनाया अपना। तो पॉइंट और एग्जांपल, गोपनीयता और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, जैसे भारत में संविधान आर्टिकल 21 है, या जो अपना केस है वो पुट्टस्वामी केस बोली देते हैं। वैश्विक संधि यूएनओ भी इसको लेकर काम कर रहा है। कॉर्पोरेट लाभ और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन ये होना चाहिए। और भी पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन स्पेस ही नहीं है। लास्ट में निष्कर्ष कर ये लिखना था कि एआई में परिवर्तनकारी क्षमताएं, लेकिन अनैतिक एकाधिकार, गोपनीयता, ये सब लेकर खतरा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन करना है आपको। आज कंटेंट की दिक्कत महसूस हो रही होगी, लेकिन करो करो, कोई बात नहीं। बताओ, कुछ चीजें समझ में आ रही है ना, जो कल नहीं पता थी आज पता चली है ना, तो आज कल और पता चलेगी। अगले 6 महीने बहुत कुछ पता चलेगी, तो ये सेशन कभी मिस नहीं होंगे आपके। जो आपका टाइम टेबल होगा ना, शेड्यूल होगा, उसको आप मिस मत करना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। बैकलॉग मत रखना। आज यहाँ चले गए, वहां चले गए, शादी में चले गए, दोस्तों के पास चले गए, ये बैकलॉग परेशान करने लग जाएगा। रेखा बेनीवाल आप करें कि आपकी ऐप पे विजिट करने पर अपने आप ही व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे, वो तो आपने तो डेटा दिया है। आपने तो ऐप में आके इनरोल किया, उसके बाद में आपके पास आने लग गया। कई तो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कुछ मत लिखो आप फोन नंबर भी मत बताओ उनको, फिर भी आपके पास फोन आने लग जाएंगे। अपना वाला डेटा सुरक्षा का नहीं, वो तो आपने डेटा दिया है उसको, ऐप को डेटा दिया, तो ऐप आपको मैसेज कर रहा है। लेकिन कुछ वेबसाइट है तो ऐसी है, वहां पे आप वेबसाइट पे जाओ, मोबाइल नंबर भी मत डालो अपना, फिर भी आपके पास कॉल आएगा पक्का। रेनू, आपने डरते डरते दो आंसर लिख दिए, यही तो है, डरना किस बात से है। सीख, अभी सीख रहे हो, डर क्यों रहे हो, सीखो ना आप लोग। यूपीएससी में डरने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, मैं एक बात बोल देता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। मैंने भी अपने सारे इंटर डरते डरते दिए, मुझे उन्होंने उठा के फेंक दिया। डरने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं प्री और मेंस में तो खूब एकदम कि वो चीजें मेरे हाथ में, लेकिन जब मैं इंटर बोर्ड में जाता था, मैं घबराहट रहती थी वहां पे, ना डरता था थोड़ा सा। जहां डरा वहीं से बाहर, कितनी बार बाहर। डरना नहीं है मतलब। चलो जैसा भी है लिखो, डरना नहीं है, डरोगे तो क्या होगा मतलब। अब देखो ये क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन करंट के थे, ये क्वेश्चन आवारा कुत्तों वाला था। ये मुझे पता था कि क्वेश्चन आएंगे दे, इसलिए वही क्वेश्चन बनाए कि ये क्वेश्चन या तो 26 में आ जाएंगे या 27 में आएंगे। करंट में जो रहेगा वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। यदि स्टैटिक से आया तो टेंशन मत लेना, वो अपनी किताब से आएगा, उठा के देख लेना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन स्टैटिक से बना तो उसकी टेंशन मत लेना, वो किताब में है लगभग। और करंट से आया तो हम ये मॉडल आंसर बना रहे हैं करंट के। और कुछ और मॉडल आंसर भी घर के लिए दूंगा, 5 मॉडल आंसर जो पीवाईक्यू के भी हैं कुछ, बहुत सारे पीवाईक्यू के हैं, वो भी देंगे आपको।
आप लोग ऐसे मेंटर के पास चले जाते हो जिन्होंने 5 साल 50 साल पहले एग्जाम दी होगी, कैसे आंसर राइटिंग सीखोगे? उनको पता ही नहीं है आंसर राइटिंग सिखाने का। अभी मैं देख रहा था, मतलब कई बच्चे आजकल यहाँ आ रहे हैं जो उन मेंटर को 20-25 हजार रुपये दे के आ रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ यार, मैं आज 6,000 7,000 रुपये मांगता हूँ, उनमें आप रोने लगते हो। जबकि मैं तो कम से कम लेटेस्ट एग्जाम तो दे के आया हूँ ना, लेटेस्ट इंट्रो दे के आया हूँ, मतलब इंटरव्यू दे के आया हूँ, मेंस में नंबर भी लेके आए हैं। लेकिन बच्चे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। बच्चे जाते हैं 25-30 हजार रुपये देने, बाद में रोक के फिर यहीं आते हैं। उनको कोई बाद में बोलता है कि नहीं यहाँ वो तो समझ जाओ मतलब आपके लिए क्या अच्छा है। चलिए, करो जैसा भी आए, करो तो सही। ये पढ़ा आपने टॉपिक, आपको मुद्दा भी पता है। अभी तो वो कॉमेडी वाला क्वेश्चन भी आना बाकी है आपका, वो क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो, चलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन, इतने आर्टिकल्स आए हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कभी, है ना? इतने आर्टिकल्स आए थे पशु अधिकारों को लेकर। अपनी बुक में भी एक ना पर्यावरणीय नैतिकता पशु अधिकारों को लेकर कंटेंट है। उस कंटेंट का भी सारा लेके ये लिखा जा सकता था। देखो, आपको ना ऐसी कला विकसित करनी पड़ेगी कि थोड़ा बहुत भी आपको समझ है, नॉलेज है, पॉइंट्स है, तो उनका सारा लेकर आप लिख सकते हो। जैसे अब आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखना, ये तो बात कह रहा है अपनी। लेकिन यहाँ पे उन केसेज में या इनमें मुद्दे क्या थे कि भाई आवारा कुत्तों को वहां से हटाया जाए, स्टेट से हटाया जाए, उनके लिए नसबंदी प्रोग्राम होगा, कोई दवाइयों का प्रोग्राम होगा, ऐसा कुछ है। तो कई लोग दोनों तरफ पे आगे लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, मतलब स्ट्रीट डॉग के पक्ष में आ गए, कुछ लोग उनके विपक्ष में आ गए। जिन लोगों के कई परिवारों को काटा था, रेबीज हो गया, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे ना। तो इसके दोनों पक्ष है, मतलब अपन एक नैतिकता का देखें तो इसमें दोनों पक्ष है भाई। स्ट्रीट डॉग भी, उनका भी एक पारितंत्र होता है, प्रकृति का एक नेचर पॉइंट होता है। तो हमें दोनों मुद्दों पर देखना होगा। लेकिन तो इसमें कौन से ऐसे नैतिक मूल्यों का जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है, मतलब क्या क्या समस्या हो रही है। हम मानव सेंट्रिक डेवलपमेंट करें, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करें, या इकोलॉजिकल या जो एनिमल जो है एथिक्स है उसके हिसाब से काम करें। ये बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे। ठीक है। और इनका प्रबंधन कैसे करें, आगे लिखा है कि इनका प्रबंधन कैसे करें। थोड़ा सा नैतिकता वाला दृष्टिकोण भी दिखाना होगा, प्रबंधन कैसे करें। इनको गोद लें हम, कि गोद लें या कहीं मतलब जाके छोड़ दें, या उनको मरने के लिए छोड़ दें, है ना? कई सारे, या उस मतलब कई सारे मुद्दे हैं इसके अंदर, है ना? तो इंट्रो में क्या लिखोगे? इंट्रो में आपके पास रिपोर्ट डेटा है, जैसे भारत के अंदर इतने रेबीज के केसेज है, इतने लोगों को कुत्ता काट लेता है, डब्ल्यूएचओ की डेटा है, उनसे भी शुरू कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो पूरा आ गया, नहीं तो थोड़ा लिख लेते। ऐसे करके लिख सकते हो। बाद में अब क्या है, कौन से नैतिक मुद्दे हैं इसके अंदर, कौन से नैतिक मूल्य हैं, तो इनकी बात करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे मुद्दे हैं, इनकी बात करनी है। 5-6 मुद्दों को लेकर बात कर सकते हो, और फिर प्रबंधन के 5-6 पॉइंट लिख सकते हो। ये इसकी मेन डिमांड थी। मॉडल आंसर के नोट्स मत बनाना। जैसे आपको ये मिल रहे हैं, या तो इनका प्रिंट आउट ले लो अभी से, या अभी प्रिंट आउट नहीं तो बाद में मैं सिंगल फाइल दूंगा लास्ट में। सिंगल फाइल के लिए आप पहले मत बोलना। जैसे एथिक्स में कोशिश करूंगा, एथिक्स कंप्लीट हो गया तो एथिक्स की सिंगल फाइल दे दूंगा, जीएस 1 कंप्लीट हो गया तो जीएस 1 की सिंगल फाइल, तो उस समय प्रिंट आउट निकाल लेना इनका। और ये बीच में जो पेज है वो हटा लेंगे। या आप हटाना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, आपको जल्दी प्रिंट आउट चाहिए तो खुद से भी आजकल मर्ज कर सकते हो, ऐप आते हैं ऐसे बहुत सारे। राम अवतार टेलीग्राम चैट आईडी का लिंक आपकी चैट आईडी में दिया गया है ऐप के अंदर। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया है सब कुछ, है ना? बार बार एक ही बात मत करो अब। ठीक है, मॉडल आंसर पर डायरेक्ट आते हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, आवारा कुत्तों को तो इंट्रो में क्या लिखा कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो एनसीडीसी है उसके अनुसार 2024 में 37 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों के काटने की मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये भी तो नहीं यार कि मानव भी इंपॉर्टेंट है भाई, किसी का किसी बच्चे को काट लिया, मार दिया, तो वो भी तो बात इंपॉर्टेंट है। तो प्रबंधन तो करना पड़ेगा, हम इससे मुंह भी नहीं फेर सकते हैं। केवल एक तरफा निर्णय नहीं दे सकते हैं कि नहीं यार जीवों को बचाना है, ये करना है, वो करना है। वहां पे दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, डॉग का भी ख्याल रखना है, इंसानों का भी ख्याल रखना है। अब आवारा डॉग कितने, आपने कितनी वीडियो देखे होंगे, कितने मासूम बच्चों को एकदम काट के मार देते हैं। तो आप उनका एक बार देखो कितना। तो ये तो स्टेट के लिए चुनौती है ना भाई, एक स्टेट का काम क्या है, एक राज्य क्यों बना था? एक राज्य का ये काम है ना बेसिकली कि अच्छे से मतलब गवर्नेंस हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, वो भी तो काम पहला है राज्य का, न्याय व्यवस्था का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ेगा। लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि आवारा कुत्तों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है। वहां पे एक तरफ आप इतना नहीं दिखा सकते कि डॉग को बचाना है, कुछ नहीं करना, वहीं रहना है, ये करना है, उनको फीडिंग कराओ, वो करो। दोनों प्रबंधन करना, प्रबंधन का मामला है। काटने के मामले दर्ज किए गए, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार वैश्विक स्तर पर देखें रेबीज के सबसे ज्यादा मामले भारत के अंदर
लगभग विश्व के 33% मामले भारत के अंदर देखे जा रहे हैं। कितनी रेबीज से मौतें हो रही हैं। तो ये डाटा देके आपने इंट्रो शुरू किया अपना। फिर आवारा कुत्तों के प्रबंधन में नैतिक मूल्यों का संघर्ष क्या है। यहाँ पे कौन से नैतिक मूल्य देखने को मिलेंगे? बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं। जैसे करुणा बनाम सार्वजनिक सुरक्षा। एक तरफ तो आपकी इम्पैथी हो सकती है, हालांकि ये टॉपिक्स आगे भी आएंगे। इथिक्स में क्या है, कुछ टॉपिक आगे भी आएंगे, चर्चा में रहेंगे फिर से। पूरा इथिक्स आप एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा आप आंसर की खिचड़ी बना पाओगे, इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अभी आप बेसिक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, लेकिन कर लोगे, ये मेरी गारंटी, कर लोगे। इंट्रो में नेगेटिव पॉइंट से कैसे शुरू करोगे? कर सकते हो करने को, यदि वो ऑथेंटिक है चीजें। तो एक तरफ तो जैसे हम लोगों की इम्पैथी है भाई, है ना, डॉग डॉग वैसे भी पालतू होता है, या डॉग के प्रति एक संवेदना होती है ना, करुणा होती है कि उनको बचाना है। बहुत सारे पशु प्रेमी इसको लेकर आगे आ गए थे ना, सही बात है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। बट यदि वो सुरक्षा का मामला है, फिर है ना, प्रैक्टिकल मामला है, सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है, तो वहां पे हमें सुप्रीम कोर्ट को तो इंटरवेन करना ही पड़ेगा, राज्य को इंटरवेन करना ही पड़ेगा। तो वहां पे फिर प्रबंधन करना पड़ेगा उनको। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं उनको वही रहने दो, वही खाना खिलाओ, दूसरी तरफ आप किसी को मरने के लिए छोड़ रहे हो वहां पे। तो ये बात गलत है, मतलब इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा है फिर। पशु अधिकार और मानव अधिकार, इन दोनों के बीच में टकराव होगा। दोनों के अधिकार है, प्रकृति के भी अधिकार है, पशुओं के भी अधिकार है, प्रकृति ने उसको अधिकार दिए हैं। उसको भी वहां पे रहने का हक है, मानते हैं इस बात को, है ना। उस सोसाइटी में हो सकता है मानव ने वहां जाके बसा लिया, मान लो हम मानते हैं ना, आवास विखंडन पढ़ते हैं कई बार कि हमने, आजकल नगरीकरण शहरीकरण इतना हो गया कि हमने जीवों के लिए आवास नहीं छोड़े। तो ये बात सही है, दोनों के अपने अपने अधिकार है, तो इनको लेकर भी संघर्ष हो रहा है दोनों के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू केस 2014 में ये बताया था कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर पशुओं को भी अधिकारों में शामिल किया था, क्योंकि पशुओं के भी अधिकार होते हैं, उनके भी कुछ मूल अधिकार होते हैं, है ना। तो ये टकराव देखने को मिल रही है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें इनका मामला। और अभी तक समाधान कुछ निकला नहीं, स्ट्रीट डॉग वैसे ही फैल रहे हैं। इनका प्रबंधन करना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण है। कांड का हम देखें, कांड क्या बोलते हैं, नैतिक कर्तव्य, कर्तव्य ठीक होगा, प्रबंधन सही होगा तो परिणाम भी होगा। दूसरी तरफ अधिकतम लोगों, अधिकतम सुख, बेहतम उपयोगिता, तो उसकी बात करता है। तो भाई यदि हम लोगों के हिसाब से देखें, लोगों की भलाई के हिसाब से देखें, अधिकतम लोगों के सुख की बात करें, तो फिर डॉग को स्ट्रीट डॉग से हटाना चाहिए। कांट बोल रहा है नहीं यार, वो डॉग इंसानों के साथ रहता है, आपका कर्तव्य नैतिक नहीं, आप जीवों को नुकसान करोगे ना, तो कल को आपको नुकसान होना है, आपकी सोसाइटी को। तो दोनों दृष्टिकोण चलते रहते हैं। ये भी है कि मतलब कैसे हम उनको हानि नहीं पहुंचाए, मतलब कई सारे ऐसे सिद्धांत रहते हैं। एक सिद्धांत ये रहता है ना, प्रकृति बनाम ह्यूमन वाला, सेंट्रिक वाला रहता है। मानव केंद्रीय दृष्टिकोण बनाम जीव केंद्रीय दृष्टिकोण, उसमें संतुलन का संकट देखने को मिल रहा है। कैसे करें इनका प्रबंधन, ये संकट है, दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, काफी चर्चा में रही थी। और भी बहुत सारी चिंताएं जो आपने लिखी होगी, जरूरी नहीं कि यही हो चिंता, और भी चिंता हो सकती है। 150 वर्ड में इतना ही मॉडल आंसर लिखे बच्चे, क्या कह रहे हैं, शबनम कह रही है 150 वर्ड में इतना ही आंसर लिखे जितना आपका मॉडल आंसर है। ये भी बहुत है, ये भी नहीं लिख पाओगे 150 वर्ड में, गिवन टाइम में ये भी नहीं लिखा जाएगा आपसे। इवन मैंने अपने वर्ड्स काउंट किए, मैं हमेशा 200 वर्ड में लिखता हूँ। मैं 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में हमेशा 200 वर्ड लिखता हूँ, 250 वर्ड वाले में हमेशा 300 वर्ड लिखता हूँ, है ना। निबंध में 1000 पूछा जाता है तो मैं 1200, 1300, 1400 लिखता हूँ। और उसमें कोई समस्या नहीं, कोई कटौती नहीं करनी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ज्यादा लिखने से। जितना स्पेस मिलता है उसको भर दो, बस सिंपल सा एक ही फार्मूला है, टॉपर्स का भी और हमारा भी, सबका एक ही फार्मूला है, पूरी कॉपी भर के आनी है, सिंपल सी बात है। मुंजन कुमार है ना, आपने एक ही मैसेज कम से कम 50 बार किया है, और ऐसी गलती करोगे तो मैं ब्लॉक करूंगा, बाद में एक मैसेज भी नहीं कर पाओगे ना। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, ऐसा कुछ खास नहीं था जिसको मैं रिप्लाई कर पाता। मुंचुन कुमार, आप एक ही मैसेज को बार बार कर रहे हो यार, इतना इरिटेट कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ आप रुक जाए, आप रुक जाए, आखिर मुझे आपका नाम लेना ही पड़ा। ऐसा मत करा करो, ये स्पैम कहलाता है। आप और लोगों के अधिकारों को छीन रहे हो, और लोग जो इंपोर्टेंट बात कहना चाहते हैं उनको दबा रहे हो आप। और आपकी बात कोई इतना कोई खास नहीं, आपने ये लिखा है पॉइंट कि हम आपका बुक पढ़ लिए हैं, बट इतना समय में जो मेरा पूरा ज्ञान था वही लिख पाए। कोई बात नहीं यार, लिख लिया आपने, बात कह दी। 50 बार एक ही मैसेज को लिखना अच्छी बात नहीं है, ये ऐप ब्लॉक कर देगा आपको। यदि याद रखना, आप बार बार यदि स्पैम करोगे तो खुद ऐप भी ब्लॉक कर देगा, और बाद में मुझे बोलोगे सर हटाओ, फिर मेरे हाथ में नहीं होगा हटाना उसको। स्पैम मत करा करो, बार बार सेम मैसेज मैसेज कर रहे हो, ऐसा मत करना। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हाथों हाथ ही आज के दिन ही आंसर राइटिंग का बादशाह बनना है, या किसी को महारानी बननी है आंसर राइटिंग का, तो वो पॉसिबल नहीं है एक दिन में। हर चीज आपसे कीमत मांगती है, और यहाँ पे कीमत समय है आपका, और दूसरा एफर्ट है। और
मतलब इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। ओके। मतलब आपने एक एक तो इस चीज को लेकर मत घबराना कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, कंटेंट नहीं है। अगले 15 महीने क्या करोगे? बैठे रहोगे आप? इंतजार करोगे कंटेंट का दिमाग में घुसने का, या आपको कोई आके पढ़ा देगा? भाई अगले 15 महीने मेहनत करोगे ना, तो मेहनत करोगे जब आपको दिशा, पहले दिन ही डायरेक्शन आपको अच्छा मिल रहा है। अगले 15 महीने जिस रास्ते पर चलना है उसका डायरेक्शन आपके पास अच्छा है, तरीका आपके पास स्मार्ट है, मेहनत करना आप जानते हो, तो क्या मंजिल नहीं मिलेगी? मंजिल तो उन लोगों को नहीं मिलेगी जो गुमराह है, मतलब हर जिनको रास्ता ही नहीं पता है। एक ऐसे अंधेरे में जा रहे हैं जहां से कभी यूपीसी का रास्ता, लवासना का रास्ता आपको नहीं दिखेगा। तो मतलब एटलीस्ट आपका मार्गदर्शन तो बहुत सही होगा ना, उसको तो कोई विचलित नहीं कर सकता ना। पढ़ाई आपको करनी है। अपने ऐप का लोगो ही मैंने वो इसलिए सोच समझ के रखा था, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन मेरा। मैंने सोच ये थी हमेशा कि मुझे नहीं करना बहुत ज्यादा फाउंडेशन कोर्स ये सब। मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन सही रास्ते गाइड करूंगा, बातों में, फालतू बातों में गाइड नहीं, विद कंक्रीट प्लान के साथ में, सेल्फ स्टडी के साथ में। मुंचुर कुमार, फिर से आप वही बातें लिख रहे हो मतलब? ठीक है, मैंने पढ़ लिया आपका भाई, अब क्या कर रहे हो ऐसा बार बार? हाँ मतलब ये रट्टा वाले क्वेश्चन नहीं, इसीलिए देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको खुश करने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए, जो पीवाईक्यू है या बहुत सिंपल सिंपल आंसर होते हैं ना, नैतिकता क्या होती है, नैतिकता के गुण दोष बताओ, मैं ऐसे क्वेश्चन भी ला सकता था, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। पहले दिन ही आपको पता लग गया होगा स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। एटलीस्ट मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो बने, आप इनको हैंडल कर पाओ। चलो, बातें नहीं करते हैं। आप लोग, आप लोगों के हाथ में क्लास की दिशा में जाएगी, आप लोगों की चैटिंग, आप लोगों की व्यवहार। चलो इनका प्रबंधन कैसे करें? तो प्रबंधन के बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे परोपकार का सिद्धांत है, भलाई का सिद्धांत है, एक नीदरलैंड मॉडल है। वहां पर जो स्ट्रीट डॉग है उनको गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी एक स्ट्रीट डॉग को गोद लेते हो तो आपका इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, है ना? कुछ टूल हो सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। या आपको मतलब कोई कई कई बार हमें कोई परमिशन लेनी पड़ती है ना, कि आपको एक्स्ट्रा एक मंजिल एक्स्ट्रा बनानी है घर पे। यदि आप स्ट्रीट डॉग को गोद लेते हो विद ऑथेंटिक सोर्स के साथ में, तो आप वो परमिशन ले सकते हो। ये कुछ नवाचार हो सकता है ना, कुछ सोचो एक बार, क्या तरीका हो सकता है? देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे स्ट्रीट डॉग को आप उठा के एक जगह ले जाके पटक दो मरने के लिए, उनको कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि ये तो सत्य है, आप भी जानते हो कि स्ट्रीट डॉग को एक साथ ले जाके कहीं पटका गया, गिराया गया, या मतलब कहीं ऐसे छोड़ दिया गया कहीं बाड़े में, तो वो मारे जाएंगे बेचारे। मनोवैज्ञानिक रूप से अत्याचार होगा, इसमें कोई शक नहीं। इससे अच्छा इनको प्रबंधन किया जाए, जैसे कुछ है ना स्पोर्ट ऐसे बनाए जाए कि वहां पे बच्चे नहीं खेलें, स्कूलों से, ग्राउंड से उनसे दूर रहो। ऐसे स्पोर्ट्स हो सकते हैं चार दीवारी में, जहाँ पे उनको डॉग्स को ना एक स्पेशल जगह खाना खिलाया जाए, है ना? कुछ ऐसे प्रबंधन जरूर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रबंधन नहीं हो सकता। ऐसा भी करना चाहिए कि एक डॉग है उनको वो कॉलर पहनाए, या उनका टैग लगाएं कि उनको निगरानी हो कि इनको टीका लगाया गया है, ये कर सकते हैं। जो जिनके ऑलरेडी रेबीज हो चुका है उनका तो कोई इलाज नहीं है भाई, जिनका ऑलरेडी रेबीज हो चुका है जिन डॉग का, उनको तो फिर वो मारना ही ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल बात है। मतलब जिन डॉग को ऑलरेडी रेबीज हो चुका है, उसके लक्षण साफ दिखते हैं ना, वो किसी और को काटेगा जाके, तो उसका तो वो एथनीसिया क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, उसको तो फिर बचाना ठीक भी नहीं है। इंसान को नहीं बचा पाते हैं रेबीज को, तो कुत्ते को तो क्या बचा पाएंगे? ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद उसमें बोला था ना, जो ऑलरेडी रेबीज वाले हैं उनको तो नष्ट करना ही पड़ेगा, मतलब कोई उपाय नहीं है फिर, वो तो अदरवाइज सब सोसाइटी के लिए खतरा है। आपने अक्सर देखी, जैसे हम लोग खेतों में रहते हैं, हमारे यहाँ अक्सर ऐसे रेबीज वाले डॉग आते हैं खेतों में, जो गाय को भी काट लेते हैं, भैंस को भी काट लेते हैं, फिर वो गाय भी जाएगी काम से। इंसानों को काट लेते हैं, इंसान को तो चलो टीके वीके लगाते हैं, लेकिन कई बार पशुओं को हम टीके लगाते नहीं है, तो वो बेचारी गाय और मारी जाती है उसके चक्कर में। ऐसा होता है कई बार। रेबीज वाले को टीके नहीं लगा सकते, रेबीज वाले का तो शायद मुझे लगता है एक बार रेबीज होने के बाद में उसके पास कोई उपाय नहीं है, उसको वो करना ही पड़ेगा, वो मारना ही पड़ेगा, मतलब कोई उपाय नहीं है उसका तो। रेबीज का कोई उपाय नहीं है, होने के बाद में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि रेबीज वाले डॉग का आप दिख जाता है, वो उसकी आंख की लाल होती है, पानी टपकता रहता है, या वो छुपता रहता है ना, या वो बहुत ज्यादा काटने की कोशिश करता है। रेबीज वाले डॉग के तो लक्षण वो होते हैं ना। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं। सद्गुण नैतिकता,
भाई मैं भी डॉग प्रेमी हूँ, मेरे घर में भी 2 डॉग है, मेरे खुद के 2 पेट है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हर 6 महीने में उनके वैक्सीन लगे, है ना, उनका खुद की निगरानी रखी जाती है कि भाई कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो जाए। मान लो गलती से बाहरी डॉग के साथ लड़ाई करके आते हैं, उनके कहीं ब्लड दिखता है, तो तुरंत मैं तो डॉक्टर को बुला के टीके लगवाता हूँ। कहीं हम भी टच कर लेते हैं या कभी काट लेते हैं तो तुरंत टीके लगा के आते हैं। तो सब ध्यान रखना पड़ता है, जो जिनके पेट है उनको पता है। जो डॉग है उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, डॉग बहुत जल्दी रेबीज का शिकार हो जाता है अदरवाइज। ठीक है। सद्गुण नैतिकता का, कि करुणा, जिम्मेदारी और ज्ञान के मध्य संतुलन। मतलब प्रैक्टिकल होना है, कुल मिला के बात यह है कि आप भावुक के काम नहीं कर सकते हो। स्थानीय निकायों और स्वयं सेवकों की सशक्त करना है। पशु जन्म नियंत्रण, ये भी रूल अपने यहाँ लागू है कि कैसे हम उनकी वो कर सकते हैं, नसबंदी, बंध्याकरण जो कर सकते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ तो हो ही सकता है समाधान, तो इसमें तो क्या दिक्कत है फिर। यहाँ मानव की पॉपुलेशन इतनी हो रही है, उसको भी एक समय तो पकड़ पकड़ के कर दिया था, कब, उस समय काल में, इंदिरा गांधी के काल में। तो वो या तो जीवों का मामला है। खैर, होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, मैं नियोजन की बात कर रहा हूँ, प्रबंधन होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए सोल्यूशन। मानव प्रकृति का संबंधों का संतुलन, ये सब तो इतना टफ नहीं है। यदि आप मुद्दों को पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। और पॉइंट सबके अलग अलग हो सकते हैं, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, बस डिमांड क्वेश्चन की सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन को आपको रूल अपनाना चाहिए। चलो, ये एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा अब इजी है। ये क्वेश्चन फिर से टफ आएगा, ये क्वेश्चन इजी दिया जानबूझ के, जो कि किताब में भी है, डिट्टो किताब में है ये। और ये इसलिए बनाया था क्योंकि 2024 में उसने क्या पूछा, नीति शास्त्र के आयाम पूछ लिए थे उसने। तो आज मैंने नीति शास्त्र का निर्धारक कारक दिया है, जानबूझ के, क्योंकि ये थीम से पता लगता है कि यूपीसी कभी कभी स्टैटिक भी उठा रहा है। तो ये तो वो पूछ लिया उसने, नैतिकता कानून पूछ लिया, नीति शास्त्र के आयाम पूछ लिया, बेसिक मूल्य भी उसने पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन बन रहा था, जो स्टैटिक से यदि बना तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए हिंट है कि डाइवर्सिटी फुल रखो, 8-10 पॉइंट लिखो इसमें। और ये आपकी किताब में है, किताब पढ़ के है तो उसके अंदर डेट्टो लिखा हुआ है, लिखो इसको, ये किताब में है मतलब। इसको आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई बहानेबाजी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो आसानी हुई या इसमें भी दिक्कत आ गई। ये तो सबने किया होगा जो शेड्यूल फॉलो कर रहा है। नीति शास्त्र मानव आचरण में सही गलत उचित अनुचित का भेद बताने वाला विज्ञान है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम लिखने वाले थे इंटर में, आपने यहाँ लिख दिया। बस सेम यूपीसी गेम खेलता अपने साथ, कि नीति शास्त्र की परिभाषा में आ रही थी इंट्रो में, हम लिखते, लेकिन वो तो क्वेश्चन में लिख दिया, अब क्या लिखे। ये दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, और फिर मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नीति शास्त्र के निर्धारक, ये तो जस्ट बात कर रहा है कि नीति शास्त्र ये होता है। अब है मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नीति शास्त्र के निर्धारक कारक क्या है, ये पूछा उसने। तो इसमें कम से कम है ना 7, 8, 9, 10 जितने भी पॉइंट लिख सकते थे आप, आपको लिखना था। ठीक है, तो ये हमने लिखा। तो यहाँ पे कोई सामान्य परिभाषा और भी लिख सकते हो, कोई दूसरी लिख सकते हो, कोई सामान्य परिभाषा लिख दो नीति शास्त्र की, या कोई कोटेशन आप लिखना चाहो नीति शास्त्र का, कोई आपके पास कोट है, कोटेशन चिपका दो किसी विद्वान का, उससे भी लिख सकते हो। या कोई करंट घटना से भी लिख सकते हो, कि जहाँ पे नीति शास्त्र का, ये एथिक्स का कोई मामला है, नैतिकता का कोई मामला है, उससे भी करंट से शुरू कर सकते हो, कि हाल ही में ये घटना, इसमें ये देखा गया। तो ये इसमें पता चलता है, मतलब कोई कोई भी केस ऐसा लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंट्रो दिक्कत नहीं करेगा। फिर अब है मेन बॉडी पार्ट। तो इसमें तो एक ही बॉडी पार्ट है, कौन से, ये हेडिंग दो कि कौन से निर्धारक कारक है बॉडी पार्ट के, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपकी किताब में आपने देखा होगा, एक है ना आंतरिक कारक होते हैं कुछ, ये डायग्राम बना सकते हो वहां पे, आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक वाला डायग्राम बना दो। ऐसे आप बना सकते हो बाह्य कारक। आंतरिक कारकों में क्या है, उनकी अंतरात्मा की आवाज है, उसका मनोविज्ञान है, परिवार समाज उनकी भूमिका है। बाहरी कारकों में फिर कानून व्यवस्था हो गई, राजनीतिक विचारधारा हो गई, प्रशासनिक हो गया, ये हो गया, वो बता सकते हो। या इनको डायग्राम बनाने के बाद पॉइंट फॉर्म में लिख दो ऐसे करके। फिर जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हो खुद का मतलब क्या है, स्वयं की नैतिकता क्या है, स्वयं के मूल्य हो गए जो आपने सीखा परिवार से, इनसे। या स्वयं का मनोविज्ञान हो गया, कि आप क्या सोचते हो किसी मुद्दों के बारे में, किसी चीज के बारे में, वो भी तो डिसाइड करता है ना नीति शास्त्र क्या है आपका। दूसरा, समाज और परिवार की भूमिका क्या है, समाज और परिवार की भूमिका लिखी, उसके एग्जाम्पल चिपका दो। ठीक है, ऐसे करके अंतरात्मा की आवाज हो गई। और बाह्य कारकों में कानून और कानून व्यवस्था हो गई, है ना, नियम हो गए कुछ, न्याय व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक ढांचा हो गया। मतलब जैसे चोरी न करना,
आप चोरी नहीं करते हो, आपकी आंतरिक मूल्य है कि चोरी नहीं करना है मुझे। दूसरा एक बाहरी मूल्य भी तो आपको डरा रहा है ना कि यदि चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। तो ये बाहरी कारक है जो आपको डरा रहा है, इस डर के कारण भी चोरी नहीं करते हैं। नहीं तो मौका मिलो वो लोगों को चोरी कर लेंगे वो। कई बार आंतरिक मूल्य कमजोर होने लगते हैं तो बाह्य मूल्य आपको कंट्रोल करते हैं फिर। दोनों चीजें हैं मतलब। तो वो 5 7 8 पॉइंट लिख दो और खत्म कर दो, और निष्कर्ष लिख दो लास्ट में कि बहुत सारे कारक हैं या जिनके कारण मानवीय नैतिकता बनती है, जिसकी वजह से समाज में क्या आता है, न्याय की व्यवस्था आती है, समानता स्वतंत्रता, लोग अपने अधिकारों को सही सदुपयोग कर पाते हैं। कोई नहीं, सोचने में टाइम जाता है आपको। कम से कम ये तो पता लग रहा है ना कि 8 मिनट में आप कितना लिख रहे हो। कम से कम आज ये तो पता चला ना कि 8 मिनट में कितनी लाइन लिख रहे हो। 2 लाइन, आधा लाइन। ठीक है। मान्य कार्य को प्रभावित करने वाले नीति शास्त्र के निर्धारित कारकों। ऐसा सेम ही क्वेश्चन आया था वो 2024 में जो आया था आयाम का, मैंने उसको बदल दिया इसमें। इसमें बदल दिया कारकों का बस। तो एथिक्स नीति शास्त्र उन नैतिक सिद्धांतों, नियमों, मूल्यों का एक समूह है जो ये तय करते हैं कि व्यक्ति या समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक तरह से वही सिंपल परिभाषा 4 लाइन में। फिर ऐसा डायग्राम जो अपनी किताब में भी है, आंतरिक और बाह्य वाला लिख दिया। और फिर पहला पॉइंट लिखा, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा धर्म और संस्कृति। तो धार्मिक मूल्य व सांस्कृतिक परंपराएं एथिक्स का आधार है। उदाहरण के लिए गांधी जी के जो अहिंसा है, उन्होंने कहाँ से सीखी, बहुत सारे धर्मों से सीखी। पहला पॉइंट हो गया धर्म व संस्कृति, और उसके पॉइंट आगे एग्जाम्पल भी आ गया। दूसरा पॉइंट परिवार व समाज। बहुत सारे आप क्या सीखते हो, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति अपने परिवार से सीखते हो, तो परिवार का लिख दिया। बहुत सारे सामाजिक मूल्य, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन समाज ने मिलकर उस समय किया था, आज भी वो प्रचलन में है। और जैसे मीट टू आंदोलन लेटेस्ट आया था समाज के अंदर, परिवारों से समाज के अंदर तो निकल के आया था वो, एग्जाम्पल लिख दिया। अंतरात्मा की आवाज, यानी आप खुद भी अपनी अंतरात्मा से भलाई का काम करते हो, चोरी नहीं करते हो। प्रेम, आपका व्यवहार दृष्टिकोण कैसा है, वो इसमें आ गया। जैसे कई बार इस बार प्री का पेपर बहुत टफ था, आप भी जानते हो, मुश्किल था, कई हालात थे सभी के लिए, वो लगभग खराब हो गया था मामला। तो आपने धैर्य रखा, दोबारा से शुरुआत की, आप शुरुआत कर चुके हो। संयमित आपको होना पड़ता है, धैर्य दिखाना पड़ता है, ये जर्नी ऐसी होती है। और जितनी कठिन जर्नी उतना ही आपका जीवन अच्छा होने वाला है। और जितनी जर्नी आसान है जिसमें, उतना ही जीवन लॉलीपॉप होने वाला है, याद रखना। ये यूपीसी की जर्नी इतनी टफ है, इतने पेपर टफ है, इतने संघर्ष है, तभी तो आगे जाके आप चुनौती से मुकाबला कर पाओगे। ऐसे फोकट में या फ्री में आप कुछ मिल जाए तो कुछ की कदर भी नहीं करोगे। इसलिए जर्नी टफ है, इसलिए आपको मई की धूप में तपाया जाता है, इसलिए इतना बेकार पेपर आपको दिया जाता है। शुरुआत में इतना गंदा पेपर दे दिया, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा। आप सोचो जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते फिर उनकी काबिलियत क्या है ना। ऐसे ही अपने मेंटर का सम्मान नहीं करते हो फिर। ठीक है, तो सम्मान करो तो आपको भी फायदा मिलेगा उस चीज का। विश्वास करना सीखो। शिक्षा बौद्धिकता, इसका भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा बौद्धिकता से क्या होता है, आपका आत्मचिंतन, आपकी विवेक, आपके निर्णय वो सही रेशनल होने लगते हैं, तार्किक होने लगते हैं। आप छोटी सी मीन के लिए, छोटे से लालच के लिए किसी से झगड़ोगे नहीं बाद में। जब आपकी बुद्धि का विकास होता है, विवेक का विकास होता है, तो उससे क्या होता है, आप बड़ा सोचते हो फिर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, यही तो है। वो बताइए क्या है। कानून व शासन, कानून नैतिकता को संस्थागत रूप देना। उदाहरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वो एग्जाम्पल लिखा। देखो ये आ गया ना तरीका, डाइवर्सिटी आ गई ना अपने आप। क्वेश्चन की डिमांड ही वैसी थी डाइवर्सिटी वाली। कुछ क्वेश्चन की डिमांड विश्लेषण की होती है, वहां डाइवर्सिटी से ज्यादा आपका तार्किक विश्लेषण अच्छा होना चाहिए, जैसे हम करके आए हैं पहले। और ये नई शैली है अब, पिछले 2 साल में शैली चेंज हो चुकी है। आपको भी ऐसा ही करना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना, डाइवर्सिटी अच्छी लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं, और साफ सुथरा लिखना है थोड़ा सा। विज्ञान टेक्नोलॉजी का उपयोग आप कर सकते हो। नीति आयोग का का फ्रेमवर्क बना हुआ है। राजनीतिक विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं होती है। वैश्वीकरण का भी प्रभाव रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं। 8 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे थे, हमने भी लिखे हैं। आपके मेंटर ने भी आपको लिखना सिखा दिया है। और खुद भी वैसे करके आता हूँ, पहले ऐसे थोड़ी सिखा पाऊंगा। खुद पहले 8 10 पॉइंट लिख के दिखाऊं खुद, गिवन टाइम में, तब तो आपको बता पाऊं मैं भाई ऐसे लिख सकते हैं अपन। पहले वाले क्वेश्चनों में उतनी डिमांड नहीं हो रही थी, उसकी थोड़ा विश्लेषण वाली डिमांड ज्यादा थी। लेकिन उनमें भी पॉइंट थे, 9 10 पॉइंट थे, 5 5 अलग अलग डाइवर्सिटी थी उसमें। लास्ट में नीति शास्त्र की बहुआयामी कारक निर्धारित तत्व हमें सही रास्ते पर चलने व उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। मेरे पास भी स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे। निवेश आप अपने मन से कब लिखना सीख जाओगे। एक बार चलो तो सही यार। आप है ना किसी कोच के पास आते हो तो पहले दिन ही जाके आप अच्छा खेलने लगते हो क्या। पहले दिन आके सिक्स उड़ाने लगते हो ना, वक्त लगता है, हर चीज में निखार लाना पड़ता है उसमें, और वो आपके हाथ में है। कोच सबको समान रूप से गाइड करता है, लेकिन कुछ लोग ही अच्छे प्लेयर कैसे बन पाते हैं, वही आपके साथ होगा।
इसका मतलब उस प्लेयर की काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लेयर का एटीट्यूड, उसका डिटर्मिनेशन, अनुशासन, वो मायने रखता है। कोच सबके लिए सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। आप खिलाड़ी हो, मैं कोच हूं, खेलना आपको है। आपका मानसिक रूप से मजबूत बनना सबसे पहली कंडीशन है। हम फेल पेपर में नहीं होते, फेल दिमाग में होते हैं। जैसे ही पासा पलटा, घबरा गए यार। उस समय मजबूत रहते ना, सेम रहते, तो इस बार का प्री आप में से आधे बच्चे पक्का नहीं फेल करते। मानते पेपर टफ था, चेंजिंग था, सीसेट भी बकवास था, सब ठीक था, लेकिन यूपीएससी को तो मिल जाएगा ना 14,000। उनको तो सारे बच्चे मिल जाएंगे जितने चाहिए उनको। इसका मतलब हम फेल क्यों, तो हमारी हम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेना सीखो। हम फेल इसलिए कि हमारी उसमें कोई नहीं कोई खामियां थी। मैं फेल हूँ, यूपीएससी फाइनल नहीं कर पाया, तो मेरी कमियां थी उसमें। मैं यूपीएससी पे दोष मंडूंगा या अपने टीचरों पे, कोचिंग पे दोष मंडूंगा, तो वो सही बात नहीं है। मुझे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले तो मेरी कमी है वो, क्यों दोष मंडू जाके। हाँ मतलब जहाँ खामी हो मुद्दे उठाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें देखो यार, सब मजा आएगा आपको। जिस दिन ये खुद सीख रहे हैं, बोलते हैं आपका वो नजरिया बदल गया, तो सब ठीक हो जाएगा फिर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया, बहुत बड़ा भी बनाया इस चक्कर में ये। कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान एक मेडिकल छात्रा द्वारा एनाटॉमी कक्षाओं में इस्तेमाल होने वाले शवों को लेकर अमेरिकी टिप्पणी की गई। टिप्पणी ने चिकित्सा नैतिकता या चिकित्सा नीतिशास्त्र, ऐसा भी एक सोच लेना, चिकित्सा नीतिशास्त्र पर एक राष्ट्रवादी बहस छेड़ दी है। इस घटना के आलोक में मृत को उपवास का पात्र बनाने से जुड़े नैतिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। नैतिक आयामों का विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब आगे उस क्वेश्चन पे आगे चिकित्सा शिक्षा की संस्कृति में उन अंतर्निहित कमियों पर चर्चा कीजिए जो इस तरह की संवेदनहीनता को जन्म देती है, और मेडिकल छात्रों में सहानुभूति पर कुछ तरह से उपाय बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यूपीएससी से फ्रेम करता है। ठीक है, इसको लिखो, मजेदार क्वेश्चन है। और ये अभी चर्चा में 2-4 दिन पहले का ही, अभी किताबों में भी आया नहीं होगा, लेकिन आपके मॉडल आंसर में जरूर आ गया अब तक। इंजॉय करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब आपके पास अच्छे विचार है। रील शॉर्ट्स तो आपने जरूर देखी होगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिस केस के बारे में नहीं जानता हो, सबको पता है। सब वो कॉमेडी देख रहे थे। देखने वाले की भी नैतिकता होनी चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन में हालत खराब हो गई। कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, ऊपर तो वो बात कर रहा है, यहाँ क्या पूछा, इस घटना के आलोक में मृत शरीर को उपवास होने के नैतिक आयाम क्या है। इसमें नैतिक आयाम पूछा आपने। नैतिक आयाम, अब नैतिक आयाम हमने बहुत पढ़े हैं, पहले नीति शास्त्र के बहुत सारे आयाम पढ़े हैं कि पहला नैतिक आयाम है, एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, डॉक्टर का एथिक्स क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो डेड बॉडी होती है किसी भी डॉक्टर के लिए पहला टीचर होती है। वो उनका एक तरह से शिक्षक है ना। तो उसका वो एक शपथ लेता है अपनी, अपने पद के प्रति एक शपथ लेता है कि गरिमा बनाए रखेगा अपनी पद की, है ना। अपने मरीजों की प्राइवेसी बनाए रखेगा, उनका उपवास नहीं उड़ाएगा। तो आयाम क्या है, आपने क्या पढ़ा, कांट पढ़ा। कांट का नैतिक आयाम पढ़ा नहीं पढ़ा, कांट में क्या लिखा हुआ है कि आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, उसका परिणाम भी नैतिक होगा। तो इस केस में क्या हुआ, उनका कर्तव्य क्या था, अनैतिक था। आज उसको परिणाम भी क्या भुगत रहे हैं वो, उनको उसके लिए मतलब सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ रही है। ठीक है, डॉक्टर इथिक्स के खिलाफ था, आप कह सकते हो। एक तो कर्तव्य भी सही नहीं था, डॉक्टर इथिक्स होती है, ना, शपथ लेनी पड़ती है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, डॉक्टर उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपको कैसे मरीजों के साथ देखभाल, सब चीजें उसमें बंदी होती है, तो उसके खिलाफ भी है। वो भी एक आयाम है। गीता का संदेश भी है, महात्मा गांधी का भी है। बहुत सारे ऐसे विचार हैं, मतलब इंडियन फिलोसफी भी है। इंडियन फिलोसफी आप देखो, उसके अंदर तो मर्द शरीर का कितना आदर होता है। एक पूरी क्रिया होती है, क्रिया के बाद में जो भी जलाया जाता है, दफनाया जाता है, क्रिया होती है। और जो दान भी दिया जाता है उसकी तो और ज्यादा मतलब पूजा की जाती है। भाई कोई परिवार अपने किसी प्रियजन की बॉडी को दान में दे रहा है, तो आप सोचो, मतलब वो तो और मतलब सम्मान की बात है, बड़ी सम्मान की बात है। लोग वैसे भी अपने बॉडी को या अंगों को कहाँ दान करते हैं, उतना कल्चर भी नहीं है। और जब ऐसे कैसे सामने आएंगे तो फिर और लोग भी नहीं देंगे कि कल कोई जाके कोई उसका उपवास उड़ाएगा, उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में चर्चा करेगा, है ना। तो ये आयाम है अपने समाज के, सामाजिक आयाम भी हो गए इसमें, डॉक्टर के एथिक्स हो गया, व्यक्तिगत कर्तव्य हो गए, है ना, इंडियन फिलोसफी हो गई। कोई भी दर्शन उठा के देख लो, त्याग और बलिदान, यानी डेड बॉडी का, वो भी तो कोई परिवार अपनी बॉडी दे रहा है। अदरवाइज परिवार को ये भी तो डर होता है ना कई बार कि यार उसकी हमने अंतिम क्रिया सही से नहीं की, उसको जलाया जाना चाहिए था बॉडी को सही से, फिर उसको गंगा जी में बहा के आना पड़ता है राख को, है ना। वो नहीं किया, और उल्टा उन्होंने एक नेक काम किया और उसका भी आप उपवास उड़ा रहे हो। तो यहाँ पे नैतिक आयाम ये भी कि जन भावना का उपवास हो रहा है फिर।
जो जिन लोगों ने त्याग किया था, परिवार किया था, निष्ठा का भी हनन हो रहा है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब जिस पे आपको बात करनी थी। बहुत इजी, आप थोड़ा समझोगे ना। मैं आपको ये मुद्दे इसलिए दे दिए मैंने, आगे से जब भी ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ोगे और जहां पे आपको लगता है कि यार ये मेरे सिलेबस से मैच करता है, इसमें कहीं ना कहीं नैतिकता का उल्लंघन हुआ है, ये मेरे इथिक्स के टॉपिक से है, तो उसको वहीं उस तरीके से पढ़ने की आदत डाल लेना आप। आज के बाद में जब भी ऐसा कोई मामला चर्चा में आता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं उसके, तो उस आर्टिकल को हमेशा अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करना कि ये मेरे क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। इसमें नैतिकता के मूल्य आएंगे, वैल्यू सिस्टम के बारे में आएगा, उसकी प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में चर्चा हो रही है। चिकित्सा नीति शास्त्र भी तो एक प्रोफेशनल इथिक्स है ना, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अपने मरीजों की गरिमा का ध्यान रखना है, अपनी खुद की मूल कर्तव्य का ध्यान रखना है, आपका व्यवहार को ध्यान रखना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा आचरण होना चाहिए आपका। इसमें इंट्रो कैसे लिखे? इंट्रो वही लिख दो जिन्होंने ऐसा कॉमेडी की हाल ही में कि इस केस के अंदर ये मामला चर्चा में रहा है। जो भी वो कॉमेडियन था, मैंने देखा ही नहीं, नाम याद नहीं इसलिए मुझे, मैंने इनके न्यूज़पेपर में काफी चीजें निकाली हैं यहाँ से, आपके लिए निकाला है पूरे कंटेंट की, हाँ कैसे आ सकता है। तो उनका जो नाम है वो लिखो कि हाल ही में इस केस में ऐसा हुआ था। इसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई अपराधी की वो बात नहीं, वो नैतिक रूप से गलत है। लीगली रूप से, कानूनी रूप से मुझे नहीं लगता उन पर कोई कार्रवाई होगी, उतना नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से वो गलत है। अब नैतिक रूप से गलत हो गया तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, जो मांग ली है उन्होंने। बाकी कुछ आचरण संहिता का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ विभागीय कुछ कार्रवाई हो सकती है, कुछ उनको थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। बाकी उन पर ऐसा नहीं होगा कि उनको जेल में डाल दें, वो होगा, वो नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो इंट्रो के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट डाल दो जो अभी रिसेंटली घटा है, जो कॉमेडियन है और वो जो जो डॉक्टर, उनका नाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि ये समाज की वो ही मामला है ना, क्योंकि तो वो तो सार्वजनिक है वो बात, तो कि भाई अनैतिक उन्होंने बात कही है तो वो केस को कोर्ट किया जा सकता है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई होगी, कर सकते हैं कोर्ट, है ना। और फिर तुरंत आओ कि कौन से नैतिक आयाम थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कि सबसे पहले उन्होंने अपने चिकित्सा नीति शास्त्र का उल्लंघन किया है, उन्होंने एक शपथ ली है, उसका उल्लंघन किया है, प्रोफेशनल इथिक्स का उल्लंघन किया है। तीसरा, जो मरीज और डॉक्टर के बीच में एक वो होता है, उसका उल्लंघन किया है उन्होंने। तीसरा चौथा पॉइंट, कांट की जो नैतिक कर्तव्य पड़ा, कर्तव्य आपका, वो उसका उल्लंघन किया है। इसके अलावा इंडियन फिलोसफी, कई सारे से 5-10 पॉइंट आ सकते हैं जिनको लिखा जा सकता है। ठीक है। और इसमें तो कुछ और पॉइंट भी ऐड कर दिए थे जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, यूपीसी वैसा करता है कि जैसे इसमें अंतर्निहित कमियां क्या है, कि ये और क्या शिक्षा की संस्कृति में क्या कमियां थी, 3-4 पॉइंट उसके आ जाएंगे, और उसको कैसे मतलब वो करें, वो पॉइंट भी जोड़ दिया इसमें। ये क्वेश्चन वैसे 250 वर्ड में लिखा जाता सही से, मैं सही बताऊं तो, लेकिन कभी कभी यूपीसी भी ऐसा ही करता है, वो भी आपके बारे में इतना नहीं सोचता, वो चाहता पिंच करे आपको। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा पिंच पिंच किया आपको, है ना। क्वेश्चन का लेवल बताओ, अब आप बोलते थे ना क्वेश्चन का लेवल ठीक नहीं है, कई लोग बोलते हैं सर आप, तो मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैं अपने आप में सुधार करूंगा, जहां कमी होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे, और क्या। वैसे कोई कमी है नहीं ज्यादा। तो परिणीत मौर्य और सैजल पवार विवाद केस केवल एक अनुचित मजाक का मामला नहीं है, बल्कि ये पेशेवर शुचिता और सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता के बीच के गहरे नैतिक टकराव को दर्शाता है। थोड़ा सा इंट्रो बड़ा हो गया, कभी कभी इंट्रो बड़ा हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार नहीं करना। कोशिश करिए 3-4 लाइन में इंट्रो खत्म कर दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब हम बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा मत करना। तो मीडिया पर सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता के बीच गहरे नैतिक टकराव को दर्शाता है। चिकित्सा विज्ञान में सऊ को एक मेडिकल छात्र का पहला शिक्षक माना जाता है। ऐसे में मजाक उड़ाना चिकित्सा पेशे की मूलभूत नैतिकता और मानवीय गरिमा का यहाँ पे सीधा प्रहार होता है। नैतिक आयाम का विश्लेषण करें तो सबसे पहले उनको एक क्या बोलते हैं उसको, कैडेवर ओथ बोलते हैं उसको ना। ठीक है। या आपको ये कैडेवर ओथ के बारे में नहीं पता, सिंपल लिख सकते हो चिकित्सा नीति शास्त्र की शपथ, चिकित्सा शपथ का उल्लंघन, ऐसा लिख सकते हो। परोपकार का उल्लंघन, देहदान समाज का वाकई एक सर्वोच्च निस्वार्थ काम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना परिवार का लगाव होता है और एक विश्वास होता है अपनी परंपराओं में, क्रियाओं में, कि उसको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जानते हो इस चीज को लेकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मनोरंजन के लिए मृत शरीर का वस्तु, वो क्या, वस्तु कला तात्कालिक सस्ती लोकप्रियता के लिए, अच्छा, ऐसे मजाक उड़ाना नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करना चाहिए। अपने लिख सकते हैं कांड, उदाहरण के लिए कांड के नैतिक, सहानुभूति में संवेदनशीलता का पतन, मतलब बिल्कुल है ही नहीं संवेदनशीलता, वो एकदम ऐसे कुछ भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं। ये भी बेसिक जो नैतिकता है, एक व्यक्तिगत नैतिकता कह सकते हैं, उनका बेसिक वैल्यू सिस्टम का आना है यहाँ पे। सार्वजनिक विश्वास में कमी, ऐसी घटनाओं से क्या आएगा फिर, लोग कैसे दान करेंगे फिर। चिकित्सा अनुसंधान में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में नहीं रखना। चिकित्सा चिकित्सा में अंतर्निहित कमियां कौन सी है, तो एक डार्क ह्यूमर। कई बार ऐसा होता है कि कई, मान लो कोई अपने आप को खुश करने के लिए या मनोवैज्ञानिक दबाव से निकालने के लिए हम
ब्लैक कॉमेडी का सहारा लेते हैं, मतलब ऐसे ही खामा खा बकवास करते रहते हैं। तो वो भी देखने को मिलता है। तकनीकी ज्ञान बनाम मानवीय मूल्य, तो यहाँ पे मेडिकल ह्यूमैनिटीज व भावनात्मक बुद्धिमत्ता का नुकसान। सोशल मीडिया का अंधानुकरण से क्या हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम उतना प्रैक्टिकल यथार्थ नहीं सोच पाते हैं, उसका गलत सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय होगा शपथ को थोड़ा और जीवंत बनाना। अब जैसे ये मामला चर्चा में रहे तो अब कार्रवाई हो जाएगी, आगे से ध्यान रखेंगे लोग। मतलब ये जैसे ही मामला सामने है तो अब आगे लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। तो वो भी अपने आप में है कि प्रोसेस से सीखा जा सकता है। मेंटर, उनके जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनकी भूमिका होती है। गोपनीयता व गरिमा का सम्मान, कड़े कदम कार्रवाई होगी उन पे। अब जिन डॉक्टर ने ऐसा किया तो उन पे कार्रवाई होगी। सुधारात्मक होगा, दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आगे बार बार ऐसी चीज रिपीट होती है तो फिर तो है ना भाई, कोई ना कोई लीगल सिस्टम या प्रोविजन बनना चाहिए सा। तो लास्ट में कह सकते हैं कि चिकित्सा नीति शास्त्र के यहाँ पे एक गहरा मामला है, ऐसे करके। तो ये हमारी क्लास एंड होती है। मतलब आंसर 5 क्वेश्चन कर लिया ना। आपको 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे इन आंसर को डिस्कशन करने में। मैं तो आपसे हर तीसरे दिन मिल रहा हूँ, और तीसरे दिन केवल 2 या 3 घंटे ले रहा हूँ, बाकी काम आपका है पढ़ने का। टारगेट शेड्यूल पीडीएफ दिए गए हैं, पढ़ो चुपचाप शांति से। जो आपको वैलिडेशन एक बार करना कर लिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि यूपीसी के ट्रेंड पे क्वेश्चन बनाऊं। और इनमें से देख लेना, या तो 26 का पेपर आएगा सामने इथिक्स का, या तो वहां आ जाएंगे, नहीं तो आपको परेशान करेंगे 27 में। आएंगे यहीं से क्वेश्चन बनेगा, उसी थीम पे बनेगा क्वेश्चन तो। बाकी है ना, ये होमवर्क पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। आप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपके पास वक्त है होमवर्क पीडीएफ के आंसर क्वेश्चन लिखो। नहीं वक्त है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। बट ये काम आएगी आपके कैसे, जैसे पहले के सालों के जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन, अब पुराने क्वेश्चन पीवाई क्यू एड है इसमें, कि ये विवेकानंद वाला क्वेश्चन है, और ये 5 मॉडल आंसर है, ठीक है। आपसे पहले जो बेच चल रहा है उसके मॉडल आंसर है, ये भी कम नहीं है, ये भी अपने आप में तगड़े आंसर है। तो हर पीडीएफ में ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा। 5 घर के लिए हो गए और 5 यहाँ लगा लिए अपने। अब अपनी क्लास में मैं चाहूँ तो लो मैं 10 कर दूं, लेकिन 10 करने के लिए 6 घंटे चाहिए फिर। वो पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा फिर, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। 5 5 क्वेश्चन लिखते लिखते दिसंबर तक लगभग 300 क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख लोगे। और 200 300 क्वेश्चन घर के लिए मिल गए आपको, मान लो, है ना। तो ये क्वेश्चन भी काम आ जाएगी, सिंगल पीडीएफ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कम नहीं है, इसमें पीवाई क्यू क्वेश्चन भी है बहुत सारे। तो आपको रिच कंटेंट मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये भी मिल जाएगा। और पर्सनल चैट आईडी आपके पास है। अब देखो, डाउट के लिए तो समय नहीं बचा, मैं चाह रहा था कि आधी घंटा डाउट दूं, लेकिन आज लंबी क्लास हो गई। तो डाउट तो वैसे भी क्या है, कोई खास नहीं, वो चलते रहेंगे साथ साथ। पर्सनल चैट आईडी दे रखी है मैंने, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आपका जो ऐप ओपन करोगे उसमें चैट का ऑप्शन है, उसमें जो आपका कोर्स दिखाई दे रहा है उसके अंदर पर्सनल चैट आईडी ऊपरी ऊपर पिन की हुई है। फिर भी नहीं मिले तो कॉल हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, उन उनसे ले लेना, बाकी पड़ी है पर्सनल चैट आईडी। हाँ, उसको टेलीग्राम पे सेंड करना। कुछ बच्चे तो भोले हैं इतने, वो ऐप के अंदर भेज देंगे। ऐप में कौन देखेगा आपके पीडीएफ, फिर बोलोगे जवाब नहीं दिया। और वेट करना, आपको टाइम, मुझे टाइम लगेगा, हजारों मैसेज आएंगे, वक्त लगेगा उसको चेक करने में। हाथों हाथ ही मत करना मैसेज, सर अभी बताओ, अभी बता दो, अभी बता दो, वो नहीं होगा। वक्त लगेगा, कल शाम तक रिप्लाई मिलेंगे लगभग। परसों शाम तक मिलेंगे, जो लेट भेजेगा उसको परसों तक मिलेगा रिप्लाई। बीच में 2 दिन मेरे आते हैं तो मैं उसमें देखूंगा आराम से। और मेरी और भी क्लासेस चलती है, केवल ये नहीं है। अब यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस आएगी कल। एक पैरेलल 2025 का बैच चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ तो आपके आंसर देखता रहूंगा। वेट करना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और टिके रहना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है टिके रहना। आप लोग आज डर जाओगे, आपसे कुछ नहीं हुआ, मन में फिर पाल रहे हो तो कुछ नहीं होना, फिर ये यूपीसी फील्ड आपके लिए नहीं होगा। डर गए तो डरना किस बात से यार, आप कुछ लर्न कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना। डरने की क्या बात है फिर, और सीखने में वक्त लगता है हर चीज को, कोई भी स्किल ले लो उसमें। मैं भी एआई सीखूंगा तो मेरा भी 5 7 दिन दिमाग खराब होता है। 5 7 दिन बिल्कुल भूल हो जाता है, कोई भी मैं नई चीज सीखता हूँ तब। लेकिन 11 दिन के बाद में वो चीज मेरे जब काम आती है ना, तो इतनी खुशी होती है कि यार वर्थ इट है वो चीज सीखना। वही आपके साथ होगा। कंचन कुमारी, मुझसे नहीं हो पा रहा है टेलीग्राम पर यार, ये ना क्या बच्चे हो आप लोग, है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप छोटी छोटी बातों के लिए इतना करते हो। जो आपको चैट आईडी दी है उसको टेलीग्राम में सर्च करो, बिना स्पेस दिए हुए, जो भी। अभी मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि अभी डेमो क्लासेस चल रही है। अभी चैट आईडी वो मिलेंगे सारे, जो फिर मुझे और परेशान करेंगे। इसलिए मैं चैट आईडी अभी यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बता रहा हूँ। वो पर्सनली दी गई है आपको ना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मतलब मैनेज नहीं हो पाएगा मेरे से। मतलब जो बेच के अलावा भी बच्चे आएंगे वो मैनेज कैसे कर पाऊंगा, आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा फिर उनका,
और कोशिश करो जो सेशन के आंसर है वो भेजो। आप फालतू की दूसरी कोचिंग में भेजोगे, मेरे पास ना तो इतना वक्त है ना मैं देखने वाला हूँ। जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं सही से करूंगा, ठीक है। चैट आईडी पर भेज देना, टेलीग्राम चैट आईडी दे रखी है, उसमें ढूंढ लेना। ये आपका टास्क है, ढूंढो भेजो, नहीं भेज पाओ तो आपकी दिक्कत है। ढूंढो, उसको छोटा सा टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हो। और पीडीएफ बना के भेजना, इमेज बस भेजना, मैं इमेज को देखूंगा भी नहीं। प्रॉपर पीडीएफ बना के भेज देना, फिर देख लेंगे। होमवर्क वाले की मत भेजना, जो आपने क्लास में लिखे ना 5 उनकी भेजना है। होमवर्क वाले की मत भेजना। होमवर्क वाला तो करते रहना, होमवर्क आपके पास टाइम, जो जो जिम्मेदार व्यक्ति वो कर लेगा, होमवर्क भी कर लेगा। ठीक है, देखो कई बच्चे तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत अब तो। और जो गुड कॉपीज होगी 4-5, वो मैं इसमें एक फोल्डर बना दूंगा गुड कॉपी। और कुछ कभी कभी मैं उनको भी डिस्कशन कर दूंगा क्लास में कि देखो आपके साथ में कैसे लिख रहे हैं। इस के बाद में कौन सा सब्जेक्ट होगा, देखो अभी कोई डिसाइड नहीं है, आप मत बोलो ऐसा, मैं अपने आप बोल दूंगा बाद में। वो मैं अपने आप डिसाइड करूंगा, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलूंगा मैं। होमवर्क कैसे करना है, जब आप रिवीजन करो, रिवीजन करके फिर लिख देना कभी भी टाइम मिले तो। या उनको पीडीएफ, टाइम ज्यादा नहीं मिले, मान लो अभी ऑप्शनल कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। चलो फिर आज के लिए काफी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, अपना शेड्यूल ध्यान रखना बस।